हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो, कल हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? पूरा हम लोग ने कल बात करी थी अबाउट व्हाट। सबसे पहले हमने बात करी थी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, और उसके ऊपर सब पे स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। ये कहाँ किसके लिए एप्लीकेबल होता है उसके बारे में हमने बातचीत करी थी। याद है क्या आप लोगों को? यस सर। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े और हमने बात करी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमने बात करी कि इस फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन है। सो हु आर द यूजर्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले पूरा एक लिस्ट बनाया था हमने। सबसे पहले हमने बात करी अबाउट इन्वेस्टर, फिर उसके बाद शेयर होल्डर, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, फिर उसके बाद ट्रेड यूनियंस, बराबर है, एंड इंश्योरेंस कंपनीज, और इनका रिस्पेक्टिव जो यूज है उसके बारे में हमने बात करी, राइट। फिर उसके बाद हमने कहा कि ओके, ये सारे जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको मिसलीड ना करे, इसके लिए हमने क्या बात करी कि बॉस, सबसे पहले हमने कहा कि सर दिस अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एंट्रीज, द एंट्रीज शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, बराबर है, ऐसी बात करी थी हमने। फिर उसमें कहा था कि कोई भी एंट्रीज जो है वो ओमिट नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे होनी चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, एंड जो अमाउंट्स है इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड। लास्ट में वी से दैट वी शुड गिव व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां तक ही हमने पढ़ा था, बराबर है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये वाला पार्ट आपको डिसिप्लिन पढ़ने के लिए बोला था, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक एक टॉपिक अभी हम लोग लेंगे, पूरा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हम लोग करेंगे इसको लेके। रेडी? यस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। अभी जैसे हम लोग आगे आगे जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। 210 का क्या ऑब्जेक्टिव है, 220 का क्या है, 230 का, अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। बट हम लोग जो बात करते हैं एसए 200 की, तो एसए 200 डिफाइन करता है कि आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई पूरा जब ऑडिट तू स्टार्ट करेगा और एंड करेगा तो तू क्या अचीव करेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत सी बार आपको क्वेश्चन आएगा कि ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ द यूजर्स और ऐसा, तो उसके लिए कंटेंट क्या लिखना है, तो ये इधर आने का ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को। तो एकदम सिंपल है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट रीजनेबल अश्योरेंस। क्या अचीव करना है अपने को? रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर व्हाट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये आगे लिखना बहुत जरूरी है, ये वाला दिख रहा है आपको, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, क्योंकि मिसस्टेटमेंट जो गलती है ना, ये गलती जानबूझ के भी हो सकती है या जाने अनजाने में भी हो सकती है, बट गलती तो गलती है। तो हमें क्या चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट शुड बी व्हाट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, और वो मिसस्टेटमेंट्स कैन बी बिकॉज ऑफ व्हाट फ्रॉड और एरर। समझ में आएगा आपको? तो ये एग्जाम में जब हम लोग आंसर्स लिखते हैं तो अपना क्वालिटी ऑफ आंसर कैसे झलकेगा कि अपन सिर्फ ये नहीं लिखना है कि इट शुड बी व्हाट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या लिखना आगे, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। आज तक हमने कभी नहीं लिखा, हम लोग सिर्फ लिख के आते थे। क्या समझ में आ रहा ना? ये सब आपकी मिस्टेक्स आप समझो कि हम लोग सिर्फ लिख के आते थे ऑब्जेक्टिव इज दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट आगे क्या लिखना है उसके, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, thereby enabling the auditor to express an opinion that financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework। तो ये applicable financial reporting framework मतलब क्या है, जो अपना क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर, FRF, शेड्यूल 3, कंपनीज एक्ट के लिए कौन सा है, शेड्यूल 3, बैंक्स के लिए कौन सा है, 3rd शेड्यूल,
ऐसे अलग अलग फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं। समझ में आया आपको? सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? एकदम आराम से, हाँ दोस्तों, व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज फ्री फ्रॉम। अभी फोकस करने का, कल हम लोग ने जो बात करी थी उसमें क्या बोला अपन ने कि हम लोग कर रहे हैं ऑडिट। ऑडिट होता है किसके ऊपर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो परफॉर्म करके जो अश्योरेंस हम लोग दे रहे हैं वो अश्योरेंस कौन सा है? तो अब उसके लिए स्टैंडर्ड्स जो एप्लीकेबल होते हैं वो कौन से? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सबसे पहला स्टैंडर्ड कौन सा? 200। तो 200 पहला स्टैंडर्ड आपको क्या बोलेगा कि आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो व्हाट इज योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? ऑडिट का ही क्या, कौन सा अश्योरेंस ऑब्टेन करना है? रीजनेबल अश्योरेंस। थोड़ी ना याद करना है, लर्न करना है भाई। सो वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस। अब रीजनेबल और एब्सोल्यूट में दोनों में फर्क है क्या? रीजनेबल और एब्सोल्यूट में फर्क है क्या? एब्सोल्यूट मतलब 100%, 100% गारंटी दे रहा भाई, गलतियां होंगी नहीं करके। ऐसा ऑडिटर बोल सकता है क्या? तुमने कितना ही अच्छे से काम किया हो, तुम कितने ही होशियार हो, तुम्हारी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंस सब कितना ही अच्छे से हो, बट पूरा 100% चेक करने के बाद भी, क्या तुम मुझे बताओ, 100% चेक करने के बाद भी सारी गलतियां ढूंढ के निकाल सकते क्या? ऑब्वियसली नॉट, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑडिटर कैन नॉट गिव व्हाट? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। और साथ ही साथ ऑडिट के अपने कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है ना भाई, तो उस वजह से हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा? वी हैव टू गिव व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस। और रीजनेबल कब कहेंगे? जब इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट। अगर बड़ी मेजर गलतियों से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? फ्री है, तो हम लोग कहेंगे ओके, इट्स फेयर इनफ, इट्स रीजनेबल, चलता है, चलेबल है। क्या है? चलेबल है कि भाई जो भी गलतियां है ना वो चिल्लर गलतियां है, उससे एक यूजर का डिसीजन अफेक्ट होने वाला नहीं है। हाँ भाई, अगर उसमें ऐसी गलतियां है जिससे पूरे यूजर के डिसीजन क्या होने वाले हैं? अफेक्ट होने वाले, तो फिर भाई सोचने की बात है। तो अपन यहां पे यूजर को क्या बोल रहे हैं? देख भाई, मैं तेरे को एक है ना अच्छा खासा हाई लेवल, नॉट एब्सोल्यूट, बट तेरे को क्या बोल रहा हूं मैं? एक अच्छा खासा तेरे को भरोसा दिलाता हूं मैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये बड़ी गलतियों से मुक्त है। तो तू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे अपना डिसीजन तू ले सकता है। समझा गया? तब कहेंगे इट इज रीजनेबल अश्योरेंस। समझ में आया? दूसरा, और जब ये रीजनेबल अश्योरेंस आपने ऑब्टेन कर लिया, इधर क्या किया आपने? ऑब्टेन करा ना। ऑब्टेन करने के बाद अपने पास थोड़ी रखना है इसको। क्या करने का ऑब्टेन करने के बाद? अरे उसको रिपोर्ट देने का ना उसको। सो वी हैव टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। एसएस मतलब कौन सा? अपना एसएस 700 का सीरीज ना दोस्त, 700 का सीरीज है ना अपना, जो अभी मैं आपसे ये बातें कर सकता हूं। अभी जो उधर रेगुलर क्लास के बच्चे, उनसे ये बातें नहीं कर सकता, उनको आइडिया नहीं है ये। अब आपसे ये समझते हो ना, ये तो मजा आएगा, लिंकिंग और अच्छा होगा, अपना स्ट्रांग होगा गेम। सो ये बोल रहा है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट रिक्वायर्ड बाय द एसएस। तो ऑब्जेक्टिव अपना सिंपल है, एक हाथ से क्या करना है? रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। उसके लिए तो पूरी मशक्कत है भाई, पूरा ऑडिट क्या है? ये अश्योरेंस के पीछे तो भागना है। बराबर है कि नहीं? अपने ऑडिटर का गोल क्या है जिंदगी में? स्टार्ट करना है ऑडिट, और उसी के लिए क्या करना है? पूरा जो मेहनत करना है वो किसके लिए करना है? टू ऑब्टेन दैट रीजनेबल अश्योरेंस। और एक बार ये अश्योरेंस मिल गया, अपने पास थोड़ी रखना है उसको, देखो रिपोर्ट करना है एंड कम्युनिकेट व्हाट एज पर दी एसएस। पॉइंट क्लियर? एकदम फिट हो जाएगा बॉडी में। तो सवाल अगला ये आता है, रीजनेबल अश्योरेंस वर्सेस एब्सोल्यूट अश्योरेंस। रीजनेबल मतलब क्या बोला भाई? हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। और एब्सोल्यूट मतलब क्या? 100%। व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल? रीजनेबल अश्योरेंस इज पॉसिबल, एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्या कहता है? रीजनेबल अश्योरेंस इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट अश्योरेंस। डू यू अग्री?
बोलो बच्चों, ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए आते बहुत सारे क्वेश्चन ना इसे। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब कंप्लीट एश्योरेंस, दैट इज अ गारंटी। तेरा भाई बोल रहा ना तू डिसीजन ले, इन्वेस्टर को बोल रहा तू पैसा लगा रहे बिंदास, तेरा पैसा डूबेगा नहीं, गारंटी मेरी। बता भाई, ऐसा गारंटी अपन दे सकते क्या एज एन ऑडिटर? सो इट इज व्हाट, अ कंप्लीट एश्योरेंस और अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाउएवर, रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी, इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट कंप्लीट एश्योरेंस। कितना आसान है। कभी कभी आपने को बहुत कॉमेडी लगता है एग्जाम में ऐसा लिखने का, क्या सर ऐसा लगता ना? सर पहले लिखा है एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज अ कंप्लीट एश्योरेंस दैट इज अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेयरएज रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। नॉनसेंस। ऐसे ही लिखा देखो, इट इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी, इट इज अ हाई लेवल। क्लियर एकदम। सो एश्योरेंसेस क्या क्या हो गया अपने पास? एब्सोल्यूट जो पॉसिबल नहीं है, उसके बाद ऑडिट जो रीजनेबल एश्योरेंस बट इट इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी, और उसके बाद हम लोग ने कल पढ़ा था किसके बारे में? लिमिटेड एश्योरेंस, जो एक मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस है। आर वी गुड? यस, ओके। अभी अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये वाला पॉइंट अपना खत्म। अब अगला पॉइंट ये है कि सर कि यार ये बता दो कि ऑडिटर जो है ना, ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता? सीक्वेंस में चलते हैं, ऐसा तो मजा आएगा। सवाल ये है कि सर व्हाई द ऑडिटर कैन नॉट गिव व्हाट? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मतलब क्यों सर? क्या बोलेंगे बताओ? ऑडिटर क्यों नहीं दे सकता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस? बिकॉज इट हैज गॉट व्हाट? इनहेरेंट लिमिटेशन। तो अपन को अभी लॉजिक अपने दिमाग में क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या है? सीक्वेंस में चलो ऐसे स्टोरी बना के पढ़ाऊंगा आपको तो पूरा चैप्टर दिमाग में रहेगा। वी हैव टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस that financial statements are free from material misstatement and to report and communicate as per the SS. Reasonable assurance को compare करेंगे with absolute assurance. Absolute assurance is a guarantee. It's a complete assurance. Reasonable assurance high level but not a complete assurance. तो सवाल ये आता है कि why we can give only reasonable and why we cannot give absolute. So the next question then, it has got inherent limitation. समझा क्या बात को? सो क्या है इनहेरेंट लिमिटेशन? पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिस है। क्या बोलता है बेटा? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहले आराम से समझो, फिर हम लोग देखो, भले ही आपके साथ फास्ट ट्रैक बैच है बट अपन पूरा टेक्स्ट रीड करेंगे, क्योंकि 45 मार्क्स का क्या है? एमसीक्यू है, तो कुछ ऐसा छोड़ूंगा नहीं। आई विल रीड एवरीथिंग। तो ध्यान से सुनना, समझना, और फिर बाद में रीड भी करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझना, फिर जो रीड कर रहे हैं वो आपको समझेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहे। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या? कि तुम जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं ना, वो उसमें प्रॉब्लम है। किसमें प्रॉब्लम है? जिस तरीके से तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट कर रहे हो, वो जो आनंद सर सिखाते ना आपको, वो उसमें प्रॉब्लम है। भाई जो पढ़ा रहा ना, वो पढ़ाने का कैजुअल तरीका है वो। अरे तुम समझो बात को यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। कितनी चीजें जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालते हैं, वो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। अभी अपन डालते हैं उसके अंदर डाउटफुल डेट, साला तू श्योर ही नहीं है कि वो बैड है या गुड है, नहीं वो डाउटफुल है, मैं समझ रहा बात को, तो इट इज डाउटफुल। अब उसके बाद अपन प्रोविजंस करते हैं, बराबर। सो प्रोविजन जो भी करा अपन ने फॉर एक्सपेंसेस, हम प्रोविजन क्यों करके रख रहे हैं? क्योंकि हमें पता नहीं ना कि साहब कितना खर्चा होना है, बट फिर भी करना पड़ रहा है प्रोविजन उसको। सो वापस क्वेश्चन मार्क। एस्टिमेट्स, बराबर। चलो, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यूजफुल लाइफ, ये एसेट जो है ये कितने समय तक चलेगा? कितने समय तक? 1 साल, 2 साल, 5 साल? एस्टिमेट सर। तो समझो बात को, जितनी भी चीजें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप एंटर कर रहे हो, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? एस्टिमेट, जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं खत्म होती। अब प्रॉब्लम दूसरा क्या है? भले ही वो एस्टिमेट है, इट हैज गॉट अ वाइड रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशंस। ज्यादा इंग्लिश हो गई? ज्यादा इंग्लिश हो गई।
वाइड रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या भाई, तू जो जजमेंट दे रहा है, तू जो जजमेंट दे रहा है, दोनों का सही लग रहा है मेरे को। जजमेंट्स आर सब्जेक्टिव एंड दोनों का सही लग सकता है ना। अब ये सब तो एक जगह, मैं इधर ऑडिटर में फंस गया ना भाई। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हारे जजमेंट को कैसे वेरीफाई करूं रे भाई। तो जजमेंट आपका, मैं आया उसको वेरीफाई करने के लिए, तो बताओ अब मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दूं कि रीजनेबल एश्योरेंस दूं? रीजनेबली। मैं आपके जजमेंट के बारे में, मतलब है तुम्हारा जजमेंट, तुम खुद उसके बारे में श्योर नहीं है, मैं कैसा गारंटी लूं उसके बारे में? तुम खुद ही बोल रहे ना डाउटफुल है, मैं कैसा बोलूं हाँ 100% है डाउट? नॉनसेंस। समझ में आया आपको? सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है क्या एकदम? नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे चाहिए अपने को? फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। मैं अभी मटेरियल नहीं बोल रहा, अगर एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, इट शुड बी फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। मटेरियल हो इमटेरियल गलती से मुक्त होना चाहिए। अब मैनेजमेंट क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए क्या करता है, वो इंटरनल कंट्रोल्स लगाता है। क्या लगाता? इंटरनल कंट्रोल लगाता है ना मैनेजमेंट। क्लियर है क्या एकदम बात? तो ऐसे केस में क्या हुआ दोस्त, आप समझने की कोशिश करो। इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं होंगे। बात पहुंच रही है अब तक? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करा, तू अकाउंटिंग कर, तू कैश कलेक्ट कर, तू कैश डिपॉजिट कर, तो क्या हो गया, अकाउंटिंग वाला बोल रहा मेरे पास कैश नहीं तो मैं चोरी कैसे करेगा? बराबर है कि नहीं? कलेक्शन वाला जो है उसको मालूम है कि अकाउंटिंग और डिपॉजिट करने वाले को पता है कि कितना कलेक्ट किया है, तो वो चोरी नहीं करेगा। डिपॉजिट करने वाले को भी पता है कि क्या, अकाउंटिंग और कलेक्शन वाले को पता है इतना कैश कलेक्ट हुआ है, तो मेरे को तो उतना डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। तो काम ऐसा बांट दिया हमने, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बोलते हैं इसको, काम ऐसा बांटा कि अब ये चोरी करेंगे नहीं ना भाई। बराबर है कि नहीं? और इससे मैनेजमेंट ने क्या एक्सपेक्ट किया कि ओके अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां नहीं होगी। अब आप मुझे बताइए इसका गारंटी है क्या कि चोरी कभी होंगी नहीं करके? ये तीनों मिल गए तो सही है ना, तीनों मिल गए तो फिर तो चोरी होगी ना। तो आप समझिए मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाता है। बच्चों आप लोग सिर्फ सुनते मत बैठो, जो जो समझ में आता है उसको नोट करना है आपको। फास्ट ट्रैक में मैं बहुत बोलूंगा, आप लोग ऐसा हाँ भाई मस्त प्रवचन बोल रहा भाई, बहुत मजा आ रहा भाई, ऐसा नहीं, मैं बोल के बहुत समझाऊंगा, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट में कहीं कमी नहीं रखना है। तुम समझ रहे क्या बात को? बट आपको ये सारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो जो मिलता है वो सिर्फ स्क्रॉल करते रहना है, स्क्रिबल करना है आपको। समझा? तभी वो क्या डिस्कशन हुआ, फिर घर जाके जब आप रीडिंग लगाओगे तब वो चीजें कोरिलेट होगी। 2 घंटा क्लास का, घर पे 1 घंटा, 3 घंटे का रोजाना ऑडिट पढ़ना है आपको, तभी सिलेबस कंप्लीट होगा अपना। ठीक है ना? ऐसे सिर्फ प्रवचन सुन रहे मजा आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? अभी बच्चे पूछ रहे क्या बोला था सर, है ना, भूल गए? देखो ऐसा मत करो रे, कम ऑन। तो हेडिंग लिखने का मालूम है टॉपिक कौन सा चालू है, हेडिंग लिखने का। सर उसका फर्स्ट पॉइंट के बारे में ज्ञान दे रहे, तो अपन ने लिखने का, शॉर्ट शॉर्ट में लिखने का, दिस डैश दिस डैश दिस डैश, वो लिंक बनाते जाने का अपन ने, मेन मेन पॉइंट्स लिखने का। ठीक है ना? तो फर्स्ट पॉइंट के लिए आप कैसे, अभी बोल रहा हूं, बाद में नहीं बोलूंगा। फर्स्ट पॉइंट के लिए आपने क्या लिखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जजमेंट, मैनेजमेंट, सब्जेक्टिव, ऐसा मेन मेन पॉइंट्स वो लिखने का ऐसे। लिखा? सेकेंड पॉइंट के लिए अपन अभी बात कर रहे थे, मैनेजमेंट जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को क्या लगाता है, इंटरनल कंट्रोल्स, सो दैट उसके अंदर क्या नहीं हो, एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं हो। जैसा आपको हिंदी इंग्लिश जैसा लिखने का है वो, बट अच्छे से सही से लिखना बढ़िया एकदम, सो दैट उसके अंदर क्या नहीं हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट्स ना हो। तो अब क्या होगा मुझे बताओ, इंटरनल कंट्रोल लगाया और गारंटी है क्या कि अब तो भैया एरर्स एंड फ्रॉड्स होंगे नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि अब इंटरनल कंट्रोल क्या अपना खुद का दर्द है, इंटरनल कंट्रोल के अपने खुद के इनहेरेंट लिमिटेशंस है। तो भले ही तुम कितने 100 इंटरनल कंट्रोल लगा दो, इंटरनल कंट्रोल फुल प्रूफ चलेंगे उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं।
समझ में आएगा आपको? इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट होते हैं, उनमें गलतियां होना ऑब्वियस है। इसीलिए हम कितना ही अच्छे से चेकिंग कर ले या कुछ भी कर ले, वो रिपोर्टिंग का नेचर इस तरीके से है कि उसमें गलतियां होगी, और इसीलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। आर वी गुड? तो पढ़ेंगे इधर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ेंगे, कम ऑन। मेकिंग व्हाट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय, there is subjective decisions and there is uncertainty, therefore he may not be able to obtain absolute assurance. Clear hai? Second point, one premises is that management acknowledges its responsibility for preparation of financial statements. इसके लिए मैनेजमेंट क्या लगाता है? सुटेबल इंटरनल कंट्रोल्स, बट कंट्रोल्स जैसा सोचा था वैसा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल्स के अपने खुद के लिमिटेशंस है, और ये नीचे एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? एग्जाम में इसको इलैबोरेट कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? व्हाई द ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। उसके रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। क्लियर एकदम? तो इनहेरेंट लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। गुड, आगे बढ़े। अभी सेकेंड पॉइंट वो क्या बोलता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो ठीक है दोस्त, अभी बात होती है अबाउट व्हाट द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अपन जिस तरीके से ऑडिट करते हैं ना, वो तरीके में प्रॉब्लम है। इधर भी प्रॉब्लम है कि एज एन ऑडिटर हम लोग पूरा है ना सारी चीजें चेक नहीं कर सकते। अभी इसमें क्या क्या बोला है? द ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर्स। हम लोग ऑडिट करते हैं, मतलब क्या करते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हम ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करते हैं, और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद हम क्या करते हैं? अपना ओपिनियन देते हैं। क्रोनोलॉजी क्या है? अपन ऑडिट कर रहे हैं, मतलब अपन क्या कर रहे हैं? ऑडिट करके अपन ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोसीजर्स परफॉर्म करके अपन क्या कर रहे हैं? एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं। समझा क्या बात को? तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। बट ये एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए आपके ऊपर प्रैक्टिकल भी और लीगल भी लिमिटेशंस है। दो टाइप के लिमिटेशन। कौन सा? प्रैक्टिकल लिमिटेशन एंड लीगल लिमिटेशन टू ऑब्टेन व्हाट? दिस ऑडिट एविडेंस। कुछ लिमिटेशंस है, दो टाइप के लिमिटेशन। कौन सी? ये एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए प्रैक्टिकली कुछ काम आप नहीं कर सकते हो, और लीगली कुछ काम आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली जैसे मुझे एक बात बताओ, 100% चेकिंग मुमकिन है क्या? पॉसिबल नहीं है। सर्च सीजर रेड मार सकते क्या? लीगल लिमिटेशन है। क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट को पूछा आपने गलती करी है क्या, एरर्स एंड फ्रॉड्स किए है क्या? वो बोलता है नहीं, उसका गला पकड़ा, बहुत साल है। बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? उसको मार सकते क्या अपन? नहीं। उसको टॉर्चर कर सकते क्या? नहीं। ये लीगली परमिसिबल नहीं है। नहीं तो आप लोगों को तो बहुत मजा आएगा। अटेम्प्ट लगा है, अभी गुस्सा आ रहा है, चलो ऑडिट करना है, ऐसा मारेंगे क्लाइंट को, पूरा गुस्सा वहीं निकालेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। सो देर इज व्हाट? प्रैक्टिकल एज वेल एज व्हाट? लीगल लिमिटेशंस। समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल द ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस। हम लोग सैंपलिंग करते हैं बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ इमेजिन, अभी थोड़ा बड़ा सोचो, इमेजिन द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक, imagine the organization like the big corporate giants like Jio, Tata। भाई कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता होगा, आप समझ रहे बात को? सो इज इट पॉसिबल दैट वील बी एबल टू टेस्ट ऑल द ट्रांजैक्शंस? सो दैट इज अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन। हमारे हाथ बंधे हुए, हम चाह के भी पूरा काम नहीं कर सकते। समझ में आया आपको?
ही फॉर्म्स हिज ओपिनियन बाय टेस्टिंग व्हाट? सैंपल, सैंपलिंग करता है वो। सैंपलिंग कौन से ऐसे में होता है? 530, बराबर है कि नहीं? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। एग्जाम में आपके लिए ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन क्या पूछेंगे? ऑडिट सैंपलिंग इज एन एग्जाम्पल एज पर SA 530, ऑडिट सैंपलिंग is an example of legal limitation on the auditor. True or false? False. सैम्पलिंग करना ही लीगल लिमिटेशन नहीं है, सैम्पलिंग करना है प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, क्योंकि प्रैक्टिकली वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग, देयरफॉर वी आर रिसोर्टिंग टू व्हाट? सैम्पलिंग। बट एग्जाम में क्या होता है, बच्चा ऐसे का नंबर देखता ना तो उसको लगता है लॉ है, लॉ। समझा क्या बात को? फिर प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड? तो ऐसा क्वेश्चन, ये बारीकी से एक एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? सो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, प्रैक्टिकल लिमिटेशन। अब उसके बाद चलते लीगल लिमिटेशन के लिए। तो लीगल लिमिटेशन के लिए पॉइंट नंबर C, D और E पे फोकस करेंगे। क्या बोलता है पॉइंट नंबर C? मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड व्हाट? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब गए ईमानदारी से आपने मैनेजमेंट को पूछा, सर आपने कुछ सेल्स में फ्रॉड किया है क्या? आपने कैश सेल्स को क्रेडिट सेल रिकॉर्ड किया है क्या? सच्ची बताओ। जो आपके मिसलेनियस रिसीट्स है ना, स्क्रैप सेल वगैरह, आपने उसको पॉकेट किया होगा, मनी को जेब में डाला होगा आपने। बताओ बताओ, झूठ नहीं बोलना, बताओ सच्ची बताओ। आपको क्या लगता है कि वो ईमानदारी से आपको पूरा पूरा सच्चाई बता देगा वो? हाँ मैं गुनहगार हूं, हाँ मैं चोर हूं करके? नहीं बताएगा। ही may not provide the complete information and there is no way by which the auditor can force management to provide the complete information. कोई ऐसा आपके पास रोल नहीं है कि जिससे आप उससे इंफॉर्मेशन क्या करो, उगलवाओ। ऐसा बिठा दो उसको कुर्सी पे, बराबर, ऊपर वो येलो लाइट लगाओ, बराबर, बांध दो उसको, दो दनादन रट्टे उसको, जब तक सच नहीं बोलेगा तब तक। या उसको आइस, क्यूब ऑफ आइस पे लिटा के मार मार के फिर नमक लगाओ उसके ऊपर और मारो साले को। पॉसिबल है क्या ये सब? ये लीगल लिमिटेशन है। इन दिस केस ही इज नॉट प्रोवाइडेड, क्या कहता है, इन केस ही इज नॉट प्रोवाइडेड विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, व्हाट ही कैन डू इज ओनली रिपोर्ट कि हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? लीगल लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी। समझ में आया? प्रैक्टिकल लिमिटेशन, लीगल लिमिटेशन, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ व्हाट? डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रूपलस पीपल। चोर लोग बैठे होंगे। अब मैनेजमेंट पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो तो ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? मैनेजमेंट के अंदर ही जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं? एकदम चोर लोग बैठे हैं, कमीने, एकदम डिसऑनेस्ट, अनस्क्रूपलस। उनका काम ही है चोरी चकारी करना, ठीक है ना? रामलिंगम राजू, बराबर कि नहीं? विजय माल्या, नीरव मोदी, बराबर है कि नहीं? ये सब क्या है? चोर लोग बैठे ना भाई। तो वैसे ही लोग बैठे ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे इट मे बी एंगेज्ड इन व्हाट? कंसीलिंग फ्रॉड। कंसीलिंग मतलब हाइडिंग, फ्रॉड को छुपाना। और सोचो, कंसील करना मतलब क्या है? एकदम सोफिस्टिकेटेड मैनर में उसको छुपाना। सोचो ना, जो नीरव मोदी ने स्कैम किया, बैंकर तक को भनक नहीं पड़ी, बराबर। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, गीतांजलि ज्वेल्स। उसके बाद जो इसने स्कैम किया रामलिंगम राजू ने, विजय माल्या। तो आप समझिए बात को, यहां पे वो इतने कमीने लोग हैं कि उन्होंने क्या किया है कि इस फ्रॉड को जो किया है ना, एकदम सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड, एकदम मस्त बढ़िया स्कीम करा है। और ऐसे केस में फिर क्या होता है? इसको डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए मुश्किल हो जाता है। अब मैं यहां पे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जो आप लोग समझ सकते हैं। बचपन में पढ़ा था अपन ने टीमिंग एंड लीडिंग, पहले पढ़ा हुआ है ना अपन ने, टीमिंग एंड लीडिंग। ऐसा एक याद है क्या? टीमिंग एंड लीडिंग मतलब एकदम सिंपल भाषा में, इसकी टोपी उसके सर, इससे पैसा चुराया, बराबर है। अब इससे चुराया ऐसा शक ना हो, इसके लिए जब दूसरा व्यक्ति पैसा देगा तो उसका पैसा इसके अगेंस्ट एडजस्ट करने का, पैसा तो आज मेरे पास ही रहेगा। वो उसको पॉन्जी स्कीम बोलते हैं, उसको अलग। पॉन्जी स्कीम भी मालूम है क्या होता है? बताऊंगा कभी अलग से, फास्ट ट्रैक है, अभी टाइम नहीं है। समझ रहे बात को? तो ऐसा आप समझने की कोशिश कीजिए
कि क्या हो रहा है, इस इधर से पैसा चुराया, वो चोरी डिटेक्ट ना हो इसके लिए जब दूसरा व्यक्ति पैसा देगा तो पहले वाले के साथ एडजस्ट कर लेने का उसको। समझ में आएगा आपको? तो ऐसा करते 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 क्या हो जाएगा, हम लोग सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो हम लोग स्कैम करेंगे, वो फ्रॉड करेंगे, और उस बेसिस पे क्या हो जाएगा, ऑडिटर को हम लोग चकमा दे देंगे। हाँ, कंपेंसेटिंग वो एरर हो गया ना, बट इधर अपन बात कर रहे फ्रॉड, ये जानबूझ के करा हुआ है ना भाई, समझा गया? एरर और फ्रॉड में वही तो फर्क है, इरादे का, समझा? तो समझ में आया आपको? यस। सो ऐसे केस में इट में प्रोड्यूस व्हाट, फैब्रिकेटेड मतलब क्या, अल्टर्ड, मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स बिफोर द ऑडिटर टू लीड हिम दैट द ऑडिट एविडेंस इज व्हाट, वैलिड। झूठे झूठे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रख देंगे। तो इन रियलिटी सच डॉक्यूमेंट्स कुड बी फेक और नॉन जेन्युइन। आप जैसे घर पे करते हो, करते हैं घर पे चोरी करते हैं ना आप लोग, करते ना, सब करते हैं, नहीं करते तो फिर वेस्ट है आपका बचपना। हाँ सही में। अभी जैसे आप क्या करते हो, पापा से 500 रुपए लिए, पापा पेट्रोल भरना है 500 रुपए का, पेट्रोल भरा 300 रुपए का, 200 रुपए जेब में डाल दिए, बट बिल तो उसको बोलते ना भैया कुछ दूसरा बिल होगा 500 का तो वो दे देना, करते ना ऐसे बराबर। फिर दोस्त को बोलते 2 दिन तू मेरे को लेने आ, 2 दिन मैं तेरे को लेके आऊंगा, हफ्ते भर तो पेट्रोल चलाना है अपने को। सही है ना एकदम? तो डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं फेक या नॉन जेन्युइन, तो उसमें क्या हो जाता है, डी वाला पॉइंट क्या बोलता है कि इसमें आपको डिसऑनेस्ट लोग मिल सकते हैं जो गलत गलत काम करेंगे। ऑडिटर जो है ना, आप समझिए बात को, इधर क्या बोलता है कि ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप उनको फेक बिल्स दे दो, बराबर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेक बिल दे दो तो क्या हो जाएगा, ऑडिटर इतना होशियार नहीं है कि वो सिग्नेचर फोर्ज्ड है या जेन्युइन है चेक कर सके। वो बिल अपने को जो क्लासेस में ट्रेनिंग मिल रही है, ऑफिस में ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग किस बात की मिल रही है, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने की। डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या फेक है ये कैसे एस्टेब्लिश करने का, इसका थोड़ी ट्रेनिंग मिल रहा है अपने को। समझा क्या बात को? तो ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, देयरफॉर ही मे बी लेड टू एक्सेप्ट इनवैलिड ऑडिट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ अनऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। एफडी का रिसीट, वो उसने बॉन्ड पेपर पे एफडी का रिसीट प्रिंट करके दे दिया या उसको मतलब अल्टर कर दिया और आपको बोल दिया देखो, आपको देखोगे पेपर भी जेन्युइन है, बैंक का सील स्टैंप भी लगा हुआ है, आप तो एक्सेप्ट ही कर लोगे ना कि हाँ ये जेन्युइन है करके। आपको तो कोई क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं रहा कि व्हाई शुड आई नॉट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट। समझा गया बात को? तो यू आर नॉट ट्रेन्ड नॉर एन एक्सपर्ट टू चेक द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। समझा गया? तो ये बात हो गई। सो क्या क्या बात करी अपन ने, देखो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है बराबर टू ऑब्टेन व्हाट, ऑडिट एविडेंस। सीक्वेंस में चलो क्योंकि ये नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का लिमिटेशन की बात हो रही है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर परफॉर्म्स व्हाट, ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए 2 लिमिटेशन, कौन सा, प्रैक्टिकल और लीगल। प्रैक्टिकल मतलब 100% चेक नहीं कर सकते, लीगल मतलब हम लोग सारी इंफॉर्मेशन उनसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट के अंदर लोग जो है वो डिसऑनेस्ट या अनस्क्रूपलस हो सकते हैं, वो ऑडिटर को फेक या नॉन जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑडिटर साहब जो है ये क्या नहीं है, ये एक्सपर्ट नहीं है इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इवन वो क्या कहता है कि ही मे नॉट फोर्स द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड व्हाट, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऐसा उनके पास पावर नहीं है। क्लियर है क्या एकदम? आगे बढ़ सकते हैं यहां से। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दे माइट हैव एंटर्ड इनटू व्हाट, द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अंडर एसए नंबर 550, एसए नंबर 550, ठीक है। सो ऐसे 550 के अंतर्गत रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करना होता है। बट अब इधर भी क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के साथ, मतलब रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो होंगे सिर्फ क्या, ऑन पेपर ट्रांजैक्शन। क्या बोला, ऑन पेपर ट्रांजैक्शन, मतलब विदाउट एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजैक्शन, इट इज जस्ट व्हाट, ऑन पेपर। समझो भाई बात को। फॉर एग्जाम्पल मैं लॉस में, स्वप्निल सर प्रॉफिट में, किसको ज्यादा टैक्स भरने आएगा, स्वप्निल सर को। मेरे को टैक्स क्या कम आएगा, नहीं 0 ही आएगा, कम क्या, क्योंकि मैं तो लॉस में हूं मैं। तो अब हम दोनों भाई भाई, रिलेटेड पार्टी,
तो क्या करा, स्वप्निल सर को बोला एक काम करो, आप मेरे से कुछ चीजें परचेस करो। तो क्या हो गया, वो मेरे से परचेस करेंगे, मैं सेल दिखाऊंगा, तो मेरा लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और मेरा थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और उनका जो परचेस होने की वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। बराबर कि नहीं? यह हमने सिर्फ किताबिक एंट्री पास करी, वास्तविक में ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हमने किया नहीं। बस तेरे को एंट्री दिया, तेरे को इनकम का एंट्री मिला, मेरे को खर्चे का एंट्री मिला, ऐसा ये ट्रांजैक्शन हो गया। समझा क्या बात को? तो मेरे को इनकम का एंट्री मिला, सर को खर्चे का एंट्री मिल गया, दोनों खुश। क्या बोलते, भारी है ना ये? तो ये काम सिर्फ किसके साथ हो सकता है? ये रिलेटेड पार्टी के साथ हो सकता है। अब बाहर वाले के साथ, भाई तू एंट्री दे मेरे को, चल, बोलेंगे सर मैं रिस्क नहीं ले रहा सर कुछ भी। यू कैनॉट एंटर दिस विथ व्हाट, दी अनरिलेटेड पार्टी। ये सिर्फ क्या घर में होता है ये सब चीजें, मतलब ये तो कंपनीज का तो बहुत दूर है, अपने घर में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? इसको सैलरी दिखा दो। तुम सोचते मैं कब काम कर रहा था, मेरे पास ये मेरा आईटी रिटर्न, आप अगर देखोगे आपका आईटी रिटर्न भरा हुआ होगा, आप सोचे हैंग हो गए, साला मैं कब इतना पैसा कमा रहा हूं। मेरे को तो लगता था मैं बहुत गरीब आदमी हूं भाई, आईटी रिटर्न में तो इतना टैक्स भर रहा हूं। पापा ये आएगा से, अरे तू चुप रहे। पापा क्या करते हैं, फिर आपके नाम पे वो खर्चा दिखाते हैं, सैलरी दिखाते हैं, उतना टैक्स बचता है और पैसा तो घर में ही रहता ना दोस्त। तो ये सब मुमकिन कब है? रिलेटेड पार्टी है तब। तो अब ऑडिटर को जो है ये जेन्युइन है, ऑन पेपर है, इसको ढूंढना फिर वापस से क्या हो जाता है, एक मुश्किल टास्क हो जाता है। समझ में आया आपको? सो क्या कहता है, दिस कैन बी व्हाट, ओनली पेपर ट्रांजैक्शन। इसका मतलब समझा, इस फ्रेज का मतलब समझा, ओनली पेपर ट्रांजैक्शन। ठीक है ना? एंड मे नॉट हैव एक्चुअली ऑकर्ड, द ऑडिटर मे नॉट बी अवेयर ऑफ सच रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स and the audit procedures are not able to detect those probable wrongdoings। तुम्हारा रिश्तेदार कौन है मेरे को यही नहीं पता, तो मैं ढूंढू कैसे वो गलतियां, ये प्रॉब्लम है। और यही लिमिटेशन ऐसे 550 में डिफाइन करा गया है। ऐसे 550 एक्नॉलेजेस दिस लिमिटेशन। समझ में आया आपको? सो पॉइंट नंबर 2 आपको समझ में आया? इतना कंटेंट आप समझ रहे कि आपका एक पेज पढ़ के हो गया भाई, एग्जाम में इतना एक कंटेंट अभी आप लिख के आ सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा दोस्त, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेनिटीज। नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए लगते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, बट इंटरनल कंट्रोल्स के अपने खुद के लिमिटेशन। सेकेंड पॉइंट क्या बोला, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, वी परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, बट उसमें 2 लिमिटेशन, प्रैक्टिकल एंड लीगल। प्रैक्टिकल का एग्जांपल सैंपलिंग, लीगल का अपन ने क्या बोला, मैनेजमेंट पूरा इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा। साथ में रहो मेरे, मैनेजमेंट पूरा इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, हम उसको फोर्स भी नहीं कर सकते। उसके अंदर जो लोग होंगे वो कैसे होंगे, डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रूपलस, जो हम लोग को नॉन जेन्युइन या फेक डॉक्यूमेंट्स देंगे, हम उसमें ऑथेंटिकेशन में एक्सपर्ट नहीं है। प्लस जो वो फ्रॉड करेंगे वो सोफिस्टिकेटेड मैनर में करेगा, उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। और अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ होता है तो वो ऑन पेपर ही होगा, तो ऑडिटर को एक तो रिलेटेड पार्टी कौन है वो पता नहीं होगा, या वो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इजी एकदम। आगे, नॉट एन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स ऑडिट, इट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर जो है ना, ही इज अ वॉच डॉग। कौन है? ही इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। ऑडिटर कौन है? वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड। सर क्या बोल रहे हो आप? समझिए, वॉच डॉग मतलब क्या होता है, इज जस्ट गोइंग टू कीप अ वॉच, चेक क्या हो रहा है कैसे, और अगर उसको कुछ गलती मिली तो वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा। वॉच डॉग जो रहता है ना, बराबर घर में सोसाइटीज में आप देखते हो बेचारा बैठा रहता है चुपचाप, बट कोई अगर एकदम ऐसा चोर दिखा बराबर, कोई व्यक्ति उसको ऐसा येड़ा दिखा तो वो बार्क करना चालू करता है, बराबर है कि नहीं? अदरवाइज वो अपना भाई जो करना है करो। सो ही जस्ट कीप्स व्हाट, वॉच। समझा क्या? तो ही इज नॉट स्निफिंग अराउंड, वो बैठा है अपना आराम से। समझा क्या बात को? वो ऑडिटर का काम है, वो उसके सामने जो रिकॉर्ड देना उसको चेक करते रहता है। वो इंटेंशन उसका ये नहीं है कि यहां पे कुछ तो भी गड़बड़ है और मेरे को गलती ढूंढनी है करके, ऐसा नहीं है उसका काम। बट इन्वेस्टिगेशन इज इन द नेचर ऑफ व्हाट, अ ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड मतलब क्या है?
जरा भी उसको ऐसे खून ऐसे दिखता है ना, तो वो खून की तलाश में वो क्या करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है वो, एंड ही फाइंड्स द प्रे। समझा क्या बात को? वो पागल होता है तो वो एक्टिवली ढूंढने के लिए जाता है। ऑडिटर ऐसे नहीं, ऑडिटर चिल है एकदम। समझा? तो आप समझिए इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होता तो सर एक एक गलती ढूंढ के निकालता, बराबर है कि नहीं? इन्वेस्टिगेशन होती तो एक एक गलती ढूंढ के निकालता, ऑडिट इसके लिए जाने दिया। समझ में आएगा? इन्वेस्टिगेशन होता तो गलती ढूंढ के निकालता। समझा क्या बात को? ऑडिट है इसके लिए जाने दिया। सो ऐसा है, आप समझिए बात को। क्लियर एकदम बात? सो क्या लिखा वहां पे? ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। और इसी वजह से क्या हो गया बेटा? इसी वजह से अपन क्या बोल रहे हैं? अबे सालो क्या पचका कर रहे हो? इसी वजह से क्या बोल रहे हैं? आगे बोलो ना भाई। इसी वजह से हम लोग, हाँ, इज्जत ही नहीं दे रहे भाई को। इसी वजह से हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। समझ में आएगा आप लोगों को? यस सर। सो therefore we cannot obtain what? Absolute assurance whether financial statements are free from material misstatements. Are we good? Okay. So कितने पॉइंट हो गए दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नंबर 2, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नंबर 3, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे बढ़ते हैं। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। अब ये क्या कहता है? हम लोग जो है ना, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ वेरीफाई कर सकते हैं क्या? कुछ इंफॉर्मेशन अभी वेरीफाई करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन बाद में वेरीफाई करेंगे। इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तुम जरा समझिए बात को। इंफॉर्मेशन है मेरे पास, बट क्या हुआ? कुछ इंफॉर्मेशन अभी वेरीफाई कर रहा हूं, कुछ इंफॉर्मेशन अभी है बट क्या कर रहा हूं मैं? उसको बाद में वेरीफाई कर रहा हूं। समझा क्या बात को? तो क्या हो रहा है, जितना लेट में इंफॉर्मेशन को चेक करूंगा, उसका रेलेवेंस, उसका महत्व, उसका रिलायबिलिटी उतना कम हो जाएगा। जितना जल्दी उसको मैं चेक करूंगा, उतना मेरे लिए अच्छा है, वो उतना मैं उसके ऊपर भरोसा रख सकता हूं। बट जितना उसको चेक करने के लिए लेट हो जाएगा, क्या होगा उसके लिए? उसका रेलेवेंस और रिलायबिलिटी, मतलब उसका जो क्वालिटी है, रेलेवेंस रिलायबिलिटी मतलब क्या भाई? उसका क्वालिटी कम इंपैक्ट होगा क्या? नहीं तो और फिर वो क्वालिटी अगर कम हो रहा है तो वापस से एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसा देगा मैं? और सारी इंफॉर्मेशन मैं अभी क्या भी वेरीफाई थोड़ी कर सकता हूं ना, टाइम कांस्टेंट भी तो है मेरे पास, बराबर है? तो वो लिखा हुआ है, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम एंड ऑडिटर कैनॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर। सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी वेरीफाई कर सकता है। Therefore, a balance has to be struck between the reliability and the cost. Clear एकदम? So cost और reliability, देखो अगर मुझे जल्द से जल्द कोई इंफॉर्मेशन को चेक करना है तो मुझे उसके लिए ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा, बट अगर आराम से उसको चेक करूं तो कंपैरेटिवली उसका कॉस्ट जो है वो कम लगेगा। बट अब आप समझिए, मुझे वो इंफॉर्मेशन जल्दी चेक करना है बट कॉस्ट कम देनी है। बट अगर मुझे कॉस्ट बचानी है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको लेट चेक करना पड़ेगा, बट फिर वो भी फायदा नहीं। तो एक ऐसा बीच में बैलेंस आप स्ट्राइक कीजिए कि जो क्या हो, वो रिलायबल भी हो और वो कॉस्ट एफिशिएंट भी हो। गुड। कितने पॉइंट हो गए आपने? बोलो कौन से? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड it is not in the nature of investigation. Fourth point, timeliness of financial reporting and decrease in the relevance of that information. Last point क्या कहता है? Future events. ये हम लोग future events की बात करते हैं किसके अंदर? essay नंबर 570 going concern की बात करते हैं। essay 570 क्या बोलता है? ये हम लोग बात करते हैं essay 570, it is in the nature of what? going concern. essay 570 अभी क्या होता है आप समझिए। What is the fundamental assumption of accounting? 3 fundamental assumptions है ना? Going concern, consistency and accrual. बराबर है कि नहीं? ऐसे भूलना मत रे भाई। Going concern, consistency and accrual. अब going concern basis of accounting का मतलब क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलेगा। मतलब जब तक हम लोग देख रहे हैं ना, तब तक भाई ऑर्गेनाइजेशन तो चलेगा ऐसा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन क्या, फोर्सिएबल फ्यूचर। अंडरस्टूड? क्लियर है एकदम? यस सर। अब कभी कभी क्या हो सकता है, कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जिस वजह से यह ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर एक डाउट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा मेजर कस्टमर है, अगर वो मेजर कस्टमर अगर वो हमसे छूट जाए तो हमारा गोइंग कंसर्न के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है क्या? बोलो आया ना? आ सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अपना इंटेंशन है इसको बंद करने का, इंटेंशन है, अभी तक डिसाइड नहीं किया बट इंटेंशन है बंद कर देने का, तो भी गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आ सकता है। बोलो आया ना? अब क्या हुआ, ये कुछ इवेंट्स या कंडीशन, क्या बोला, वो एंटिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? एंटिटी को नेगेटिवली एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। बोलो नहीं समझा? कुछ इवेंट्स होता है, कुछ कंडीशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए बात को, क्रेडिटर है ना मेरे, क्रेडिटर बोलते हैं कि आज से हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगे, पहले पैसे दो फिर मटेरियल लेके जाओ। पहले वो क्या करते थे, पहले क्रेडिट पे देते थे भाई, अब वो क्या बोल रहे हैं, सर फर्स्ट मनी, एडवांस पहले फिर माल। नाउ इट इज एन इंडिकेशन कि एंटिटी का गोइंग कंसर्न जो है ना वो डाइसी है। समझा क्या बात को? गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी कुछ बातें जो है ना एडवर्सली नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। मान लो अपना जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है, फिक्स टर्म बोरोइंग्स, दे आर अप्रोचिंग व्हाट मैच्योरिटी। मैंने 10 साल का लोन लिया था, 10वां साल आ गया है, ठीक है ना, बट मेरे पास कोई रियलिस्टिक प्लान नहीं दिख रहा कि मैं इसको रिपे कैसे करूं। मैंने 10 साल का लोन लिया था, मेरे पास, मैंने बहुत बड़ा अमाउंट लोन लिया था 10 साल के लिए, 10 साल पूरे होने आए, बट मेरे पास अभी कोई सोर्स नहीं है कि मैं लोन कैसे रिपे करूं, मेरे पास कोई रियलिस्टिक प्लान नहीं है। इससे क्या हो सकता है, बैंक आके तुम्हारे दुकान पे ताला लगा के बंद कर देगा ना भाई। गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? कोई लिटिगेशन हो गया, डिस्प्यूट हो गया, उस वजह से क्या हो सकता है, आपके अगेंस्ट क्या हो सकता है, केस होगा। और अगर वो केस आप हार गए तो उसके से आपका पेटेंट लाइसेंस जो भी है वो आपका कैंसिल हो सकता है, तो आपका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया ना। तो बात ये हो रही है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जिसके वजह से क्या हो, आपके गोइंग कंसर्न को एडवर्सली मतलब नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। बराबर है कि नहीं? बोलो आया ना? तो अब मैंने 2 बातें बोली। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस के हिसाब से बनते हैं, पता है? ध्यान से सुनना। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के अजम्पशन के बेसिस पे बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैं बोलता हूं आपको। देखो भाई लोग, ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब गोइंग कंसर्न वैलिड होता है ना, तो हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एज इफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी रियलाइज्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कैसे? इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसा रियलाइज होगा। बट अगर ये गोइंग कंसर्न अगर वैलिड नहीं है तो हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या, अगर आज के आज अगर मैं धंधा बेचने को निकालूं तो मेरे को कितना पैसा आएगा मेरे एसेट से। समझा गया मैं क्या बोल रहा हूं? क्या गोइंग कंसर्न मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है क्या भाई? बोलना बेटा। गोइंग कंसर्न के बेसिस पे हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उसका फर्क पड़ रहा है क्या? बोला आया ना? यस। अभी इधर ध्यान देने का, ये गोइंग कंसर्न कुछ
इवेंट्स या कंडीशंस के वजह से अफेक्ट हो सकता है क्या? जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, क्या क्या एग्जाम्पल दिए? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपियरिंग मैच्योरिटी, लाइसेंस आपका कैंसिल हो गया, लिटिगेशन हो गया, कस्टमर मेजर कस्टमर चला गया, क्रेडिटर्स विड्रॉइंग फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी इवेंट कंडीशन हो सकता है ना, बराबर है कि नहीं? एक गहरी सांस लो, अभी छोड़ो, मुझे बताओ क्या ये सारे फ्यूचर के इवेंट्स में पता कर सकता हूं क्या? क्या मैं जोशी हूं क्या मैं एकदम पाल्मिस्ट्री मास्टर हूं क्या? मतलब मैं कंपनी का एमओ पढ़ के उसका भविष्य बता सकता हूं कि इनका क्या होगा करके? नहीं ना, समझा क्या बात को? तो मैं ये फ्यूचर के इवेंट्स और कंडीशंस को, भाई मेरे में इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं क्या कर सकूं, ये फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकूं। और मान लो इवेंट प्रिडिक्ट भी कर लिया, मेरा बुद्धि लगा के मैंने इवेंट को प्रिडिक्ट भी कर लिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इस इवेंट का आउटकम क्या मैं ये बता सकता हूं क्या? गारंटी दे सकता हूं क्या कि ये ऑर्गेनाइजेशन पक्का है बंद होगा आज करके? ऐसा गारंटी दे सकता क्या मैं? नहीं दे सकता। तो यही बात हो रही है, यहां पे पढ़ेंगे। एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट द एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, बराबर है कि नहीं? क्या बोला सर ने? कुछ इवेंट्स है, कुछ कंडीशन है जो बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, और नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे मतलब क्या? वो कंटिन्यू करने पे दिक्कत आ जाएगी, उन्हें कंटिन्यू करने पे दिक्कत आ जाएगी। द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट, सीज मतलब स्टॉप, धंधा बंद हो सकता है वो इवेंट के वजह से, हां, इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ न्यू मॉडल प्रोडक्ट, ऐसा वैसा। बट ऑडिटर ये सारे फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, दैट इज द लिमिटेशन। समझ में आया बच्चों? तो क्या समझा हमने? ऐसे 570 के हिसाब से वो बोलता है कि कुछ इवेंट्स कंडीशंस होंगे जिसके वजह से क्या होगा? गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा, बराबर है कि नहीं? एडवर्स इंपैक्ट आएगा, उसका बोलना पड़ेगा, उसके वजह से धंधा बंद भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हम सारे इवेंट्स और कंडीशंस को ढूंढ नहीं सकते। शाल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? पक्का? ओके। सो कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ बच्चों? इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो हम लोग आए, सबसे पहले हम लोग ने बात करी कि सबसे पहले ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टोरी समझो, आए और बात करी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। रीजनेबल अश्योरेंस, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू गिव द रिपोर्ट। फिर हमने डिस्कशन किया रीजनेबल वर्सेस एब्सोल्यूट पे, फिर एब्सोल्यूट क्यों नहीं दे सकते हैं और रीजनेबल क्यों देना है, इसके बारे में अभी बात करी कि हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। सो व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, not the nature of investigation, timeliness of financial reporting and decrease in the relevance of information over time. Last point, future events. समझ में आया? आगे बढ़े यहां से। ओके, अभी सो ये डन हो गया अपना। अब समझो दो दो पेजेस के बड़े बड़े क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं आपके, और इस कदर कि अपने को वो अंदर का कंटेंट भी जो है वो समझ में आ रहा है। वो आ रहा है कैसे? वी आर गोइंग टू फास्ट और स्लो? बराबर है? ऐसा बोलते रहने का सर, ठीक है ना? बराबर है ना? एकदम गुड है। ओके, चलिए। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी डिसाइड हो गया, क्या डिसाइड हुआ? रीजनेबल अश्योरेंस देने गए, बराबर है कि नहीं? तो अब वो अश्योरेंस देने के लिए अपने को ऑडिट में क्या क्या कवर करने का है उसकी बात हो रही है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट? अभी ऑडिट मतलब आपको समझ में आ गया ना कि आप अपने को देना है कि रीजनेबल अश्योरेंस देना है। तो अब वो अश्योरेंस देने के लिए वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस ना? बोलो रे भाई, ये रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या चीजों को कवर करना चाहिए? अभी ये क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है? ए रहा, एकदम सिंपल, ठीक है जी। पहले अपन क्या करेंगे, इसका चार्ट जो है, टाइम सेविंग,
नोट करेंगे, छापो, छापेंगे फिर डिस्कस करेंगे। नोट्स अच्छे से मेंटेन करना। हुआ क्या? एक ही बार लिखना है, कम ऑन। Shall we proceed? Everyone done? Okay. So अभी आपने क्या करना है, ये चार्ट आपके सामने रखना है इसको, ठीक है ना? मतलब आपने जो लिखा है ना बुक में वो साथ में रखना है। फिर अभी अपन ये जो कॉन्सेप्ट है स्कोप ऑफ ऑडिट, ये दिख रहा है आपको, ये हाफ पेज बराबर है। अभी इसको अपन पढ़ेंगे। सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, ये बातें अपन अभी करेंगे। सब लोग तैयार? ओके। सो अभी हम लोग क्या बातें कर रहे हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द स्कोप एंड द पॉइंट्स विच आर नॉट टू बी कवर्ड इन द स्कोप। ऐसी कुछ बातें अभी हम लोग करने वाले हैं। सो क्या है, एकदम आराम से रिलैक्स होके एकदम। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, देखो 3 पॉइंट है इसके अंदर, जो हमने 3 पॉइंट ऐसे बनाए ना। फर्स्ट एक मेन, फिर एक ड्रॉप डाउन एरो निकाला और 2 पॉइंट दिख रहा है आपको, 1 2 3। सब पॉइंट्स भी उसके अंदर है
बस उसको समझना है, चार्ट सामने रखना है, पलक झपकता है आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, सो फोकस करो। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हमारे स्कोप में क्या आता है, इट विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब क्या बोला, ऑल द एरियाज। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should be organized adequately to cover all aspects of the entity relevant to what? Financial statements. ऑडिट का पूछा है ना, ऑडिट किस पे होता है अभी हम लोग को पता है, समझा कल का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों था, तो वर्डिंग्स कैसे लिखने का वो समझ में आता है कि अपने ऑडिट का स्कोप क्या है, इट विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल द एरियाज, बराबर, विच इज रेलेवेंट टू, क्या बोलता है उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, वो सारी चीजें मेरे स्कोप में आएंगी। पॉइंट नंबर 1 समझा गया, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अपने स्कोप में क्या क्या आएगा, मेरे कवरेज क्षेत्र में क्या है, व्हाट इज द थिंग्स विच आर कवर्ड इन माय ऑडिट, ऑल द एरियाज, ऑल द एस्पेक्ट्स दैट आर रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई भी चीज अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ी हुई है, वो अपन ने चेक करने का, उसको छोड़ने का नहीं। समझा क्या बात को? फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट चेक करने का क्या? नहीं, क्या? हां, यस, नो, डोंट नो, नहीं ना, क्योंकि भाई तुम अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचो या बुरे क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचो, मेरे को क्या करना है? इट इज नॉट रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझा गया? बट दिस प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 10 रुपीज और 15 रुपीज, क्या इसका प्राइस क्या मेरे लिए रेलेवेंट है क्या? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगा ना, सेल्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू द सेलिंग प्राइस। बोलो आया ना? ये प्रोडक्ट बेचने के लिए 10% डिस्काउंट दिया, रेलेवेंट है या नॉट? क्योंकि उससे सेल्स अफेक्ट होगा। तो सारी वो जो बातें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ी हुई है, वो सारी बातें हम लोग क्या करेंगे मालिक? उसको चेक करेंगे, वो कवर करेंगे अपने को। सही है एकदम? यस सर। अभी वो सारे एरियाज में अभी 2 बातें, वो क्या देखने का अपने को, कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इधर हो क्या तुम लोग? इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी क्या है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट। उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो कैसी होनी चाहिए? भरोसेमंद होनी चाहिए, वो रिलायबल और सफिशिएंट होनी चाहिए। मेरा फोकस वो है कि मैं आऊंगा और सारी चीजें तो चेक करूंगा, बट जब वो चेक करूंगा तो मेरा इंटेंशन क्या होगा कि मुझे एस्टैब्लिश करना है कि वॉट एवर इज बीइंग शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज व्हाट रिलायबल एज वेल एज व्हाट सफिशिएंट। मतलब समझो, अगर मैं यहां पे कुछ सेल्स की फिगर्स बता रहा हूं, परचेसेस, एक्सपेंसेस, एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, सारी जो इंफॉर्मेशन में दिखा रहा हूं वो कैसे होनी चाहिए? वो रिलायबल होनी चाहिए ना, वो उसके ऊपर हम लोग भरोसा रख सकते हैं। बोलो आया ना? और सिर्फ भरोसा नहीं, वो सफिशिएंट भी होना चाहिए। सफिशिएंट मतलब क्या? वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपने सही तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए बात को, अगर बैलेंस शीट, एसेट्स, सिर्फ एसेट्स लिख दू 10 लाख, लाइबिलिटी 10 लाख, बैलेंस शीट टैली, चलेगा क्या? वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, 10 लाख का है तुम्हारा लाइबिलिटी और एसेट, बट उसका डिटेल सफिशिएंट इनफ होना चाहिए ना। चलो उसके अंदर सिर्फ लिख दिया फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, तो भी चलेगा क्या? नहीं। फिर वो फिक्स्ड एसेट को और डिवाइड करते हैं ना अपन, बराबर है कि नहीं? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, फिर उसके बाद फर्नीचर, फिक्सचर, करंट एसेट्स में डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस दिखा देना उसको ऐसा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप दिखा रहे हो, एक तो वो रिलायबल चाहिए और उसका क्या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं? कट शॉर्ट मत करो उसको। पॉइंट नंबर 1 समझा गया? दूसरा, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट तो होनी चाहिए, साथ ही साथ वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या होना चाहिए? प्रॉपर डिस्क्लोजर भी होना चाहिए।
जो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देते हैं ना, बराबर है। अब मान लो कोई एसेट वो अपन ने गिरवी रखा है, उसको अपन ने क्या किया है, प्लेज किया है, हिपोथिकेट किया है, मॉर्गेज किया है, तो उसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा आपको। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किया आपने, उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। आपको सेगमेंट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। तो जो भी डिस्क्लोजर्स विच आर नीडेड इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड एज वेल। सो क्या बोला अपन ने, मैं ऑडिट करने आऊंगा, पहले 3 पॉइंट पे फोकस रखने का। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। फिर जो भी वो सेकंड और थर्ड पॉइंट के अंदर है वो क्या बोलता है वहां पे, वो सेकंड और थर्ड पॉइंट के अंदर पूरी बात करिए किसको लेके, कि वो ऑब्जेक्टिव आप कैसे अचीव करोगे। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट वी आर सपोज टू डू, देन विल टॉक अबाउट हाउ टू डू इट। तो पहला मैं आऊंगा ऑडिट करने के लिए, मैं आया और मैंने क्या देखना है, मेरे स्कोप में क्या क्या आता है, जो भी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट है वो सब चीजें मेरे स्कोप में आती है। पॉइंट नंबर 1 समझा। नंबर 2 क्या कहता है कि बॉस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, वो सफिशिएंट होनी चाहिए, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज भी होनी चाहिए। समझ में आया आपको? चार्ट आपके सामने है, 3 पॉइंट समझ में आया। अब अपना ऑडिट प्रोसीजर इन रिगार्ड्स टू हाउ विल वी एस्टैब्लिश वेदर द गिवन इंफॉर्मेशन is reliable and sufficient and whether it is properly disclosed। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, the auditor should be reasonably satisfied that information contained where in the underlying accounting records and other source data, underlying accounting records एंड अदर सोर्स डेटा, ध्यान से सुनना, ये इंफॉर्मेशन जो है किसके अंदर है, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होता है मालूम आपको? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं, जैसे कि बिल, वाउचर, ट्रांजैक्शन। क्या है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बिल, वाउचर, डॉक्यूमेंट्स, बट क्या होता है हम लोग को पता नहीं होता कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब होता है वो रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हमने अकाउंटिंग एंट्री पास करी है, तो इसीलिए दिस बिकम्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड बेस्ड ऑन विच वी पास द अकाउंटिंग एंट्री। समझा गया बात को? एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोला, एंड अदर सोर्स डेटा। सोर्स डेटा मतलब क्या, वो अकाउंटिंग एंट्री को सपोर्ट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए और अदर डेटा भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के मिनट्स, बराबर है कि नहीं, रेंट अग्रीमेंट, समझ रहा है बात को? सो दिस इज द अदर सोर्स डेटा जो वो ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए मदद करता है। तो हम यहां पे फोकस क्या कर रहे हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल एंड सफिशिएंट। अब तू समझ भाई, इधर ध्यान दे, देख सर क्या बोल रहे हैं, इधर फोकस कर। क्या बोला मैं कि देखो यहां पे ट्रांजैक्शन हुआ, फिर जर्नल एंट्री पास करी, लेजर पोस्टिंग किया, ट्रायल बैलेंस बनाया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिलायबल, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कैसी, सफिशिएंट, बराबर है कि नहीं? अब मैं एज एन ऑडिटर मेरे को चेक करने का है कि ये इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं है। कैसे चेक करूं? तो लेट्स गो टू द सोर्स। सो आई हैव टू चेक व्हाट, द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स डेटा। बेटा समझा गया? मेरे को ये इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, इसको अगर एस्टेब्लिश करना है तो आई हैव टू गो टू द ओरिजिन, राइट, कि ये एंट्री किस बेसिस पे हुई। अगर वो बेस गलत है तो भाई आगे का तो रिलायबल है ही नहीं ना दोस्त। लॉजिक है रे, कुछ ऐसा रटने वाली काम नहीं है ये। जितना अच्छे से आपको ये ओरिजिन समझेगा ना, कौन सा काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, उतना मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर है एकदम? सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट चाहिए।
उसके लिए हम लोग ने क्या देखना है, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा। समझा क्या बात को? सो आते पढ़ते क्या लिखा हुआ है, तो ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड दैट दिस अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। अगर सोर्स डेटा ही रिलायबल एंड सफिशिएंट है तो अल्टीमेट इंफॉर्मेशन भी रिलायबल एंड सफिशिएंट होगी कि नहीं? बोलो भाई। सोर्स कोड अगर गलत है तो इवेंचुअल जो आउटकम है वो भी गलत होगा। मेरे को आउटकम क्या चेक करने का है, आउटकम रिलायबल एंड सफिशिएंट है कि नहीं। तो इसके लिए सोर्स रिलायबल और सफिशिएंट होना चाहिए। तो सोर्स में क्या आता है, सोर्स में आता है अकाउंटिंग एंट्रीज। बट अकाउंटिंग एंट्रीज किस बेसिस पे होती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा। वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या भाई? बोलो ना कुछ। आगे, द ऑडिटर देयरफॉर मेक्स अ जजमेंट about what, reliability and sufficiency of financial information by also making the study and assessment of what next, accounting systems and internal controls by carrying out test inquiries and other procedures। अभी क्या हुआ, अपने सोर्स ये जो है ट्रांजैक्शन, ये किसके बेसिस पे हुआ, ये ट्रांजैक्शन किस बेसिस पे हुआ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा। बेटा बोल, है ना, है ना, है ना। बट अब मुझे एक बात बता सर, सही में बता रहा हूं सर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड सोर्स डेटा एकदम बराबर है, वो रिलायबल और सफिशिएंट है। बट सर दिक्कत कहां होगी मालूम है क्या, ये जब हम लोग एंट्रिया पास कर रहे थे ना, एंट्रिया पास कर रहे थे ना सर, तब क्या हुआ ना, तब गलतियां हो रही थी, तब प्रॉब्लम हो रहा था, वहां पे हमारे कंट्रोल्स बेकार थे। अब वो अकाउंटेंट को साले को बोला था कि रोज का काम रोज करा कर। अब वो क्या कर रहा है, एक एक हफ्ते भर का ट्रांजैक्शन इकट्ठा करता था और फिर बोलता था सर एक दिन बैठ के सारी एंट्रियां पंच करूंगा। सही है ना। अब ऐसे चक्कर में क्या हो गया, उससे हो गया एरर ऑफ ओमिशन। अब वो सोर्स डेटा जो है वो रिलायबल है, वो सब कुछ बराबर है। बट अब मुझे बता, तुम्हारा इवेंचुअल ये इंफॉर्मेशन ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि जो एंट्रीज पास करने के लिए जो कंट्रोल लगा गया था, जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल है, वो आपका गड़बड़ा गया ना भाई। अब जो तुम्हारा कंट्रोल अगर हिल जाता है तो क्या हो जाएगा, आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। एंट्री गलत हो जाएगी तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो उसका रिजल्टिंग फैक्टर है वो गलत हो जाएगा। तो वापस से अगर मुझे ये जो मेन चीज है इंफॉर्मेशन, ये रिलायबल एंड सफिशिएंट है, अगर वो चेक करना है तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर सोर्स डेटा वो तो चेक करना ही करना है कि वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं। उसके साथ साथ ये एंट्रीज पास करने के लिए जो अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो मिसस्टेटमेंट्स होना तय है भाई। समझा क्या बात को? सो एज एन ऑडिटर मुझे बताइए क्या करूंगा, आई विल डू द स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल। और इसीलिए जब हम लोग ऑडिट प्लान करते हैं, बराबर है, उसके बाद परफॉर्म करते हैं, तो आपने सुना होगा एसे नंबर 315 में करते क्या हम लोग, वी आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। काय को समझते हैं इंटरनल कंट्रोल को, काय को समझते हैं इंटरनल कंट्रोल को? क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल बेकार है तो आगे नहीं भी चेक किया तो भी समझ में आता कि भाई गलतियां होनी है। समझ में आएगा आपको? ऐसा पॉइंट है। आर वी गुड? तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या चेक किया, हमारे स्कोप में क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट सारे एस्पेक्ट्स जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेलेवेंट है वो सबको इंक्लूड करना है। बोलो हाँ या ना? बेस्ट है। उसमें सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल और सफिशिएंट होनी चाहिए। कैसे देखूंगा रिलायबल एंड सफिशिएंट है कि नहीं है? तो जो अभी आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है भाई मेरे को ये काम करना है। देखो इसको है ना, तुम जब भी ऑडिट पढ़ रहे हो ना, इसको बर्डन समझ के मत पढ़ना, इसको रटना है या बहुत थेरी है ऐसा चिक चिक मत करना है। आपको समझना है कि ये प्रैक्टिकली आपको ये काम करना है। यू लिव दिस प्रोसेस कि व्हेन यू आर, इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू द क्लाइंट्स प्लेस, यू हैव टू सी दैट दिस एंट्री जो है ना ये रिलायबल सफिशिएंट है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, उसको लॉजिकली आप बोलोगे भाई इसका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, सोर्स डेटा है वो बता, और जब ये एंट्रीज पास हो रही थी तो उस समय पे कौन से कंट्रोल्स लगे थे वो बता। अगर वो एंट्री का सोर्स डेटा सही है
इंटरनल कंट्रोल सही है तो आगे का सब सही है, नहीं तो खत्म। समझा? आगे बढ़े यहां से। चलो थर्ड पॉइंट, चार्ट हेल्प हो रहा है उसका, सही है ना एकदम। अब थर्ड पॉइंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब डिस्क्लोजर कैसा होगा, हमको चेक करने का कि प्रॉपर डिस्क्लोजर है, बट प्रॉपर कब बोलेंगे, प्रॉपर कब बोलेंगे, तो भाई वो क्या बोलता है, चेक द एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। क्या देखना है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स देखना है ना। समझा क्या बात को? लॉ ने बोला आपको कोई डिस्क्लोजर करना है तो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉल्स इन अरियर्स दिखाना पड़ता है क्या अलग से, डायरेक्टर से जनरल पब्लिक से कॉल्स इन अरियर्स दिखाना पड़ता है, दिखाएंगे। समझा क्या बात को? जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो दिखाना पड़ेगा। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन अलग से दिखाना पड़ता है, डिप्रिसिएशन अलग से दिखाना पड़ता है, किसी और अदर एक्सपेंस में उसको क्लब नहीं कर सकते। समझा क्या बात को? तो जो आपको कानून के द्वारा कोई भी चीज आपको डिस्क्लोज करने बोली है आपको वो करना है, बात खत्म हो गई। समझ में आया आपको? सो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, पढ़ेंगे उसको। द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड whether relevant information is properly disclosed in the financial statements। यही तो अपने को चेक करने का है। ये चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, you should keep in mind what the applicable statutory requirements in this regard। Are we good? It is done by ensuring, अभी first statutory requirement है। Second, it is also done that by ensuring the financial statements properly summarize the transactions and events recorded therein by considering judgments made by management in preparation of financial statements। मतलब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स जो होते हैं इट इज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का वो जजमेंट भी आपको डिस्क्लोज करना है। जैसे आपने अगर एसेट को रिवैल्यू करा अपवर्ड या डाउनवर्ड, किस बेसिस पे आपने वो अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यू किया, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका डिस्क्लोजर देना बहुत जरूरी है। आपने बैड डेट्स बताया, डाउटफुल डेट्स बताया, किस बेसिस पे आपने वो डाउटफुल है ऐसा बोला, वो आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। सो यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर व्हाट द जजमेंट्स मेड बाय द मैनेजमेंट एंड दैट शुड बी व्हाट डिस्क्लोज्ड। समझ में आया आपको? इसी में क्या कहता है, द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। And for this he makes what, many judgments। बराबर है कि नहीं? Right from choosing accounting policy to choosing the method of depreciation and lot of things। So इन सबका वो बी पॉइंट में बोला ना कि मैनेजमेंट के जजमेंट्स होते हैं, तो वो सी पॉइंट में क्या बोलता है, वही जो जजमेंट्स मैनेजमेंट करता है वो क्या करना है, उन्होंने डिस्क्लोज करना है नीचे। समझा क्या बात को? बोलो ना कुछ, समझ रहा है क्या? तो मैनेजमेंट, जैसे अपन नोट्स टू अकाउंट्स में AS1 क्या बोलता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपको अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है ये पता है क्या आपको? वाओ, आई एम सो हैप्पी आई आस्क्ड। प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। Out of the principles that we select becomes our policy। SLM, WDV, sinking fund, depreciation, अलग अलग मेथड्स है ना, ये अलग अलग प्रिंसिपल्स है, उसमें से तुम क्या सिलेक्ट करते हो वो बनती है तुम्हारी पॉलिसी। समझा क्या बात को? तो इसीलिए AS1 ये नहीं बोलता है कि यू हैव टू डिस्क्लोज दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बट वो बोलता है यू डिस्क्लोज दी अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि हर एक का अलग अलग, मतलब प्रिंसिपल्स अलग अलग होंगे, बट तुम जो सिलेक्ट करोगे वो हमें क्या मालूम तुम क्या सिलेक्ट करोगे। तो इसके लिए AS1 बोलता है नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दो कि तुमने कौन से पॉलिसीज को सिलेक्ट किया है, तो वो प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। समझा क्या बात को? और सिर्फ है ना डिस्क्लोजर नहीं, उसके साथ साथ वो क्या होना चाहिए, उसका कंसिस्टेंट सिलेक्शन और एप्लीकेशन होना चाहिए। गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी। तो जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रहे हो वो ईयर आफ्टर ईयर वो आपने क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंटली उसको यूज करना चाहिए। उसका भी डिस्क्लोजर देना है कि दीज अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड, एंड अगर उसमें कहीं चेंजेस होते हैं
तो वो चेंजेस आपने क्या किए, उसका इफेक्ट वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो यही प्रॉपर डिस्क्लोजर की बात आ रही है। तो हमें देखना है कि सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज होनी चाहिए। वो डिस्क्लोजर के लिए आपने पहले कंसीडर करना है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, दूसरा आपने कंसीडर करना है मैनेजमेंट के जजमेंट्स। वो मैनेजमेंट के जजमेंट्स आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट अप्लाई करने में होते हैं वो आपने डिस्क्लोज करने चाहिए। क्लियर एकदम? यस सर। पढ़ लीजिएगा थर्ड पॉइंट, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। पढ़ो पढ़ो, स्क्रीन पे देख के आराम से। और भाई मेरे को कल सबके पास बुक्स चाहिए, मत करना है इसे। देखो आज ये चैप्टर अपने को खत्म करना है, नहीं तो भी एटलीस्ट 80-90% खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, सो कौन सा क्वेश्चन खत्म किया अपन ने? स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इज इंक्लूडेड। समझा क्या बात को? व्हाट इज इंक्लूडेड, इसके बारे में बात करिए। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब चर्चा करेंगे व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। सिंपल ना एकदम, चैप्टर खत्म है आज, सही में बता रहा हूं। तो क्या क्या हुआ, हम लोग आए, वापस से आपको रिवीजन में रिवीजन कराता हूं। हम लोग आए, हमने बात करी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एज पर एसे 200 क्या है, ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस एंड टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर दी एसेस, बराबर है। सो रीजनेबल अश्योरेंस में हमने देखा रीजनेबल और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या होता है। हमने बोला एब्सोल्यूट हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि उसके अंदर इनहेरेंट लिमिटेशंस है, बराबर है कि नहीं? क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस है। तो वो हमने 5 पॉइंट इनहेरेंट लिमिटेशन के स्टडी करे। फिर हम लोग आए, हमने बात करी अबाउट रीजनेबल एश्योरेंस देना है तो हमारे ऑडिट में स्कोप में क्या क्या कवर होता है। तो ऑल दी एस्पेक्ट्स रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर है। उसमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए रिलायबल एंड सफिशिएंट, और उसके बाद इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। तो वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, और वो रिलायबल एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज है वो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। इतना पढ़ा, ये बात थी अपने स्कोप में क्या क्या चीजें कवर होगी। अब बात करेंगे व्हाट इज नॉट। सीक्वेंस समझ में आ रहा है कैसे? ऐसे ही पढ़ना होता है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, 2 पॉइंट है। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। जो उसको जितना नॉलेज है उतना ही उसने काम करना है। जो उसके कॉम्पिटेंस या नॉलेज बेस के बाहर है वो काम उसने नहीं करना चाहिए, वो उसके स्कोप में नहीं आता है। समझ रहे बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं स्टॉक ऑडिट करने गया। क्या करने गया? मैं स्टॉक ऑडिट करने गया। एक ऐसी एंटिटी का स्टॉक ऑडिट कर रहा था मैं जिनका क्या है, वो एसेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं वो? एसेंस, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एसेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं। एसेंस बनाने वाली कंपनी थी। तो वो एसेंस है ना ऐसा डीप फ्रीज में स्टोरेज में रखा हुआ था। अब मैं गया ऑडिट करने के लिए, स्टॉक ऑडिट करने के लिए, थर्मल जैकेट्स वगैरह पहने, बराबर। वो कोल्ड स्टोरेज में एंटर किया और ऐसा मान लो ये ऐसा व्हाइट कलर का, ऐसे पानी जैसे ही वो ऐसा रखा हुआ है ऐसे। वो हमको बोल रहा है सर दिस इज वैनिला एसेंस, ठीक है ना, ये एसेंस एक्सट्रैक्ट किया हमने। मुझे बताओ ये सही में वैनिला एसेंस है या पानी है? मुझे क्या पता, मैं तो उधर कोल्ड स्टोरेज में। वो बोल रहा है ये उसके ऊपर लेबल लगाया, ये लेबल लगाया वैनिला एसेंस। अब पानी भर के रखा होगा उसमें साला मेरे को क्या मालूम। तो क्या करना मैंने, फिर एक्सेप्ट कर लूं?
यस कैसे यस? ऐसे कैसे? पानी भर के रखा है तो स्टॉक में फिर वो पोजीशन स्टॉक का बहुत ज्यादा दिखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन्फ्लेटेड, तू गलत ओपिनियन दे देगा, बैंड बज जाएगा ना तेरा, बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा बजेगा, सही है ना? फिर क्या करना फिर? हाँ तो क्योंकि मेरे आउटसाइड द डोमेन ऑफ कॉम्पिटेंस है ये, बट मैं तो हाँ भी तो नहीं बोल सकता। हाँ ऐसे केस में एक्सपर्ट को लेके जाना दोस्त, जो साइंटिस्ट है वो सैंपल बेसिस पे वो टेस्ट करेगा, कुछ भी उनके जो दिमाग में आता है, मैं थोड़ी कर सकता हूं भाई ये सब, समझा क्या बात को? तो मेरा वो एरिया ही नहीं है तो मैं उसको नहीं कर सकता, सो मेरे को असिस्टेंस लेना पड़ेगा एक्सपर्ट का, बराबर है कि नहीं? सो द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच आर फॉलिंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। दूसरा, जैसे हमने इनहेरेंट लिमिटेशन में पढ़ा, डॉक्यूमेंट दिया आपको कोई, वो बोल रहे अभी ऑडिटर जेन्युइन है के फोर्ज्ड है, मैं कैसे बता सकता भाई ये सिग्नेचर जेन्युइन है के फोर्ज्ड है? मैं क्या कैलीग्राफी एक्सपर्ट है क्या? मेरे को आता है क्या हैंडराइटिंग रीड करने को, समझने को? नहीं आता भाई मेरे को, मैं कैसे बताऊंगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है? तो दैट इज अगेन आउटसाइड द डोमेन ऑफ माई कॉम्पिटेंस। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, समझ में आएगा आपको? ये आपके इसमें नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? अगेन आपके स्कोप में क्या नहीं आता है? ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिजिड रॉन्ग डूइंग्स। अलीग्ड रॉन्ग डूइंग्स में इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम नहीं है। मैं ऑडिटर है, आएगा ऑडिट करेगा, चेक करेगा, ओपिनियन देगा, बात खत्म। इन्वेस्टिगेशन करना मेरा काम नहीं है, बराबर है कि नहीं? He does not have the specific legal powers of search or recording statements of witness on oath which may be necessary for carrying out what? Official investigation. You understand examining on oath का मतलब क्या होता है? मैं गीता के सर पे नहीं, सॉरी, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा वो सिर्फ है ना, इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं उन्हीं को पावर होता है सर, टू एग्जामाइन ऑन ओथ। या तो सर्च का पावर मतलब क्या? रेड मारना। रेड मारते तो कैसा, वो कुछ भी तोड़ फोड़ करते। अभी जैसे बीच में जो रेड मारा था उन्होंने, पता है ना, वो कोई एक पॉलिटिशियन के इधर, हाँ, कितने करोड़ रुपए मिले थे उनको, गोल्ड भी मिला, बिस्किट्स, कैश भी मिला, कितना कुछ मिला। तो आप समझिए ये सब कुछ कर सकते। दीवार वीवार तोड़ के नहीं मिला, कोई बात नहीं, बाद में रिपेयर कर लेना भाई, वो दीवार वीवार भी तोड़ लेंगे भाई, नहीं मिला तो ओके, कोई बात नहीं, हम तोड़ के चले गए। तो ऐसा ऑडिटर कर सकता है क्या? नहीं। तो दैट इज नॉट कवर्ड इन आवर स्कोप। सो ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, समझा? तो अपने स्कोप में क्या आता है ये समझ में आया आपको? बराबर है। अब आप क्या करेंगे, इधर जो अपन ने चार्ट बनाया ना, तो आप क्या करेंगे, उसके नीचे एक ऐसा ब्रैकेट डालेंगे और फिर लिखेंगे व्हाट इज नॉट कवर्ड, और फिर ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे। वही जो चार्ट आपने अभी बनाया ना, नहीं समझ रहा क्या? बोलू क्या मैं? अरे ये जो बनाया ना ऐसे, इधर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ब्रैकेट डालेंगे ऐसे, और इधर ऐसे लिखेंगे ना, पहले ऊपर लिखेंगे इधर कि व्हाट इज नॉट कवर्ड करके, समझा गया? और फिर ऐसे 2 एरोज बनाएंगे कि क्या कवर नहीं होता है, तो वो एक साथ आपको पता रहेगा कि व्हाट इज इन द स्कोप एंड व्हाट इज नॉट इन द स्कोप। सो व्हाट इज नॉट इन द स्कोप? आउटसाइड द डोमेन ऑफ द कॉम्पिटेंस। क्लियर एकदम? एंड दूसरा पॉइंट क्या बोला? इट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो वो 2 पॉइंट लिख दो। सो आपको रेडीमेड आपको मिलेगा कि व्हाट इज कवर्ड एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड। सही है एकदम? ओके। अब मॉड्यूल में इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी ने एनवायरमेंटल लॉज को ब्रेक किया और उस वजह से उनको लाइबिलिटीज आने वाली है। एनवायरमेंटल लॉज को ब्रेक करके एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज आएंगी। मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। ऑडिटर वांट्स टू वेरीफाई बट इज आस्किंग यू वेदर इट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिट और नॉट। उसका डिस्क्लोजर हुआ या नहीं हुआ वो चेक करने का है। एंड ही वांट्स टू नो वेदर ये आपके कवरेज क्षेत्र में आता या नहीं आता, वेदर इट फॉल्स विद इन योर स्कोप।
बहुत भारी क्वेश्चन है ये। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। Good Deeds Limited is engaged in the business of recycling of waste from dumping grounds of Municipal Corporation of Indore to usable manure. It is in this way also helping to make city clean. During the course of audit by Zoa and Zoa, a firm of auditors is observed by the auditors that company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following certain environmental regulations involving imposition of a hefty monetary penalty on the company. The company is yet to reply to the notice. The auditors point out that the same is not stated in the notes to accounts in the financial statements. The company points out that auditors are going beyond the scope of their work. कंपनी बोल रहा है तुम है ना हैसियत में रहो, ज्यादा तेज मत चलो, समझा गया? तो फिर वो आपको पूछ रहे डज सच अ मैटर फॉल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट? ये ऐसे मेरे को टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आपसे लिख के चाहिए रोजाना, जितना जितना कॉन्सेप्ट हुआ ना। ये ऐसे केस स्टडीज आते हैं, बच्चा इमोशनल होता है उसको पता ही नहीं चलता लिख के क्या आना है। अपने आप अटेम्प्ट दिया ना, केस स्टडीज देखा ना अपने, ऐसे ही आते हैं। बच्चा हैंग होता है, टॉपिक कौन सा रिलेट करना है यहाँ पे, तो ये सब पढ़ना है तो आपको समझ में आएगा। अब बताओ क्या है इसका आंसर? हाँ आएगा ना कि नहीं आएगा? तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका? आएगा, वेरी गुड। आदत हो गई ना सर इंस्टाग्राम पे स्नैपचैट पे सिर्फ 1-2 लाइन लिखने की। आएगा, एग्जाम में लिख के आएंगे। एग्जाम में बच्चे क्या करते फिर? फैक्ट्स लिखेंगे मस्त ऐसा, यही पूरा छापेंगे, ठीक है ना, एंड फिर बोलेंगे कि ये डिस्क्लोजर करना चाहिए, इट इज इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, कंक्लूजन वही वापस छाप देंगे। क्या लिखेंगे? अपन ने पूरा व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। इधर देखो आपने क्या करना है, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्वेश्चन देखो पूरा जो है ना वो एनवायरमेंटल लॉज एंड ऐसा वैसा वो बहुत बकर करते हैं क्वेश्चन में। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के 2 ही चीजें आपने बात करनी है यहां पे कि इधर क्या बोल रहा है वो नोट्स टू अकाउंट्स में, इसके बारे में वो पॉइंट आउट कर रहा है कि इट इज नॉट स्टेटेड। अब वो जानबूझ के स्टेटेड वर्ड यूज करता है, डिस्क्लोज नहीं यूज करता। डिस्क्लोजर बोला तो बच्चे के दिमाग में टिंग हो जाता है कि भाई डिस्क्लोजर, भाई ये तो अपना वाला क्वेश्चन है। समझ में आया क्या? वो जानबूझ के आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। वो वहां पे लिखेंगे कि क्या है भाई, इट इज स्टेटेड। समझा क्या आपको? तो बच्चे को क्लिक नहीं होता। और फिर अभी क्या है, स्टेटेड नोट्स टू अकाउंट स्कोप। इधर से आपको एग्जाम में बाकी सब वेस्ट है, आपको अभी इधर से देखना है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्कोप, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप। पूरा आपने वो आंसर छापने का उसको, बराबर है कि द स्कोप ऑफ द ऑडिटर रेलेवेंट टू द क्या बोलते हैं ऑल द एस्पेक्ट्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि अपने को देखने का है कि वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है एंड वेदर इट इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, बराबर है। फिर उसके लिए आंसर लिखने का। सो बेस्ड ऑन द अबव फिर कंक्लूजन करने का कि वेदर प्रॉपर डिस्क्लोजर्स आर मेड एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, बराबर के नहीं, इट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिट एंड देयरफॉर इन द गिवन केस जोआ एंड जोआ लिमिटेड आर well within the scope of their audit and therefore the contention or the stand taken by the management is incorrect, ऐसा या कुछ जो भी है कंक्लूजन। बट आपसे आंसर वो स्कोप वाला एक्सपेक्टेड है, वो समझा गया? बच्चे को क्या होता है ना सर, आता सब है, वो लिखता है यस ये उसका काम सही है, ये बराबर कर रहा है, और भाई आगे लिखू क्या, वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। समझ में आता है क्या? तो ये सब आपने काम करना चालू करना है। ऑडिट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इतना जब आपको समझ में आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट पता है, बस आपको कंटेंट चाहिए कि आप लिखे कैसे, उसके ऊपर जब मेहनत करोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आएगा आपको? टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग समझा गया आपको? वेरी गुड। आगे बढ़े यहां से। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? स्कोप में क्या क्या आता है और स्कोप में क्या नहीं आता है, ठीक है।
ओके चलो तो चैप्टर खत्म करें। फर्स्ट पॉइंट ये अपना हुआ है क्या यूजर्स? क्या ओरिजिन कल पढ़ा है अपन ने? आप भूल गए बट आप भूल गए, याद है पक्का? पूछू कुछ भी। ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, लैटिन वर्ड ऑडायर, पक्का? द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन ब्रिटिश इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन द ईयर, पक्का? The reference to audit is found in the Indian origin in dash is Arthashastra in dash BC, 4th century BC। चलो ठीक है, गुड, सो प्राउड ऑफ यू। ये हमने आज रिवाइज कर लिया था, याद है आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी, है ना बच्चों? ये आपको पढ़ना है, बट आपके पास बुक्स नहीं है तो आपने पढ़ा नहीं होगा। आज लेंगे पक्का, प्रॉमिस, श्योर, खा खुद की कसम, राइट हैंड से। मेरे को क्यों मार रहा साले, इतना श्योर है तो खाना खुद की कसम, खाना, हाँ तो राइट हैंड से खाना है, खुद की खा, हाँ ठीक, गुड। ऑब्जेक्टिव्स आज हमने पढ़ा, गाइस बोलो भाई, ओके। उसके बाद सारे लेक्चर होंगे यूट्यूब पे। सर प्लीज रिप्लाई। मेरी बीवी बच्चे है, घर में बूढ़े माँ बाप है, ठीक है ना? 2 वक्त का खाना खाना होता है। रीजनेबल अश्योरेंस वर्सेस एब्सोल्यूट अश्योरेंस, हाँ जी, क्या है ये? पढ़ाया गया अपन ने। स्कोप ऑफ ऑडिट अभी आते ही बेसिक अभी ये सब कंटेंट किसके लिए? ट्रू एंड फॉल्स के लिए कंटेंट है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? व्हाट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफो, कल बात हुई थी ना, नाम आया था ना इसका, बस आज इसका डेफिनेशन पढ़ना है। मतलब आपको इतना मजा आएगा कि वाह यार क्या बनाया है सिलेबस, देखो डिफिकल्ट कितना है, इसलिए बोल रहा हूं एडमिशन जल्दी लो। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस, मस्त एकदम ध्यान देना, मींस इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर एंटिटी। व्हाट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? तो पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या डिफाइन किया उसने कि इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या बोला है भाई ने? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ द पास्ट पीरियड। हिस्टोरिकल तो पास्ट पीरियड, बोलो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन which is expressed in financial terms relating to that is historical। अब वो इंफॉर्मेशन जनरेट कैसे होती है, बस उसने वो कैरेक्टरिस्टिक ऐड किया है। वो कैसे जनरेट होती है? फ्रॉम द एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम अबाउट द इकोनॉमिक इवेंट्स, बट क्या लिखा है? ऑकरिंग इन द पास्ट टाइम पीरियड्स। पास्ट टाइम पीरियड्स है, इसीलिए उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल। अगर फ्यूचर टाइम पीरियड के बारे में होता तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो बजट्स या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हम लोग बनाते हैं ना, समझ में आया आपको? यस सर। कितना सही है बेटा डेफिनेशन, समझ में आएगा आपको? बोलो, सो बोलो व्हाट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स about which is what particular entity derived primarily from the accounting records, accounting systems, बराबर, about the economic events occurring in the past time periods। सही है? सो वो एग्जाम्पल है, पढ़ लो। हो गया?
सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो बोलो ऑडिट किस पे होगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल। कितना भारी है। स्कोप हो गया क्या अपना? अभी अपन बात करेंगे ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। आज तो ऐसे हमने बात करी कि ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए इनहेरेंट लिमिटेशन भी है और इन्वेस्टिगेशन करना ये अपने स्कोप में भी नहीं आता है। ऐसे दो पॉइंट्स बात करी ना आज। तो बस क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। डिफरेंस के लिए आपको क्वेश्चन आएगा, तो बस एकदम जनरल आपको जो आता है वो, जैसे कल कहा, लेट लेट के उसको लिखना है। पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। ऑडिट इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट और सेपरेट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? डिफरेंट और सेपरेट फ्रॉम व्हाट? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल मतलब एकदम बारीकी से, डिटेल में, इन डेप्थ, पूरा एंड टू एंड चेक करना, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन। कुछ नहीं छोड़ना। इन्वेस्टिगेटर्स कैसे होते हैं, वो कुछ भी उनको मतलब सुराग मिलता है ना, तो उसको पूरा उसके जड़ तक पहुंचते हैं, उसके एंड तक पहुंचते हैं, पूरा सब चीजें चेक करते हैं। दैट इज इन्वेस्टिगेशन। इट इज डन विथ व्हाट? स्पेशल पर्पस। इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट विथ व्हाट? स्पेशल पर्पस। कहीं फ्रॉड डिटेक्ट करना है क्या? कहीं रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, उसको डिटेक्ट करना है क्या? कहीं वेस्टेज हो रहा है, वो डिटेक्ट करना है क्या? तो इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, एक स्पेसिफिक एरिया में करते हैं हम लोग विथ अ स्पेसिफिक गोल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूंगा कि यार क्या बोलते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन में है ना यार, बहुत रॉ मटेरियल का वेस्टेज जनरेट हो रहा है यार, कुछ करना पड़ेगा। क्या बोलोगे आप? ऑडिट कराओ सर। आप क्या बोलोगे? सर इन्वेस्टिगेट कराओ कि क्यों वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? आप क्या कराओगे? इन्वेस्टिगेशन कराओगे कि कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, डिफरेंस, देन इन्वेस्टिगेट द कॉजेस फॉर द डिफरेंस। नॉर्मल लॉस को कंसिडर करेंगे, उसमें कॉस्टिंग में पढ़ते ना अपन ये सब, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो ये सब बातें जो है हमने क्या करना चाहिए? इसको हमने कंसिडर करना चाहिए। सो दैट इज डन विथ अ स्पेशल पर्पस, कि आप लोग आए हो एक कोई चीज को, उसके तहकीकात, उसको भाई फ्रॉड हुआ है, ये फ्रॉड किसने किया है, ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन। हम ये थोड़ी बोलेंगे ऑडिट करना है करके। समझ में आया क्या आपको? सो ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज अ critical examination done with a special purpose. For example, if fraud is suspected and is specifically called upon to check the accounts कि सही में fraud हुआ या नहीं, इसको क्या बोलेंगे अपन? Investigation. The objective of audit on the other hand has been already discussed. एग्जाम में ऐसा मत लिख के आना, has been already discussed. तो आपको ये ऐसा ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको लिख के आना ही है, ये नहीं लिख के आना। बट आपको पता है वो क्या है ऑब्जेक्टिव? ये वाला, ये कट कर देना है ये अपने को ऐसा। बट क्या है ऑब्जेक्टिव? दैट वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड टू कम्युनिकेट एंड रिपोर्ट एज पर दी एसएस। समझा क्या बात को? सो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव दोनों में क्या बोला है? इसका ऑडिट का क्या है? जनरल है, और इसका क्या है? स्पेसिफिक और नैरो है। टू द पॉइंट है ना इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट मतलब क्या? सारे आइटम्स को अपन कवर करते हैं ना। समझा क्या बात को? ओके। इनहेरेंट लिमिटेशन हो गया क्या? बोलो भाई। व्हाट इज एंगेजमेंट? हंसो मत। एंगेजमेंट मतलब देखो, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, कोई भी वर्क, ऑडिट का, रिव्यू का, रिलेटेड सर्विस, अश्योरेंस, एंगेज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगेजमेंट। ऑडिट की दुनिया में या कोई भी अपने सीए फील्ड में हम लोग एंगेजमेंट मतलब सिंपल बात, वी कॉल एंगेजमेंट एज व्हाट? अ वर्क, अ असाइनमेंट। जैसा अपन बोलते हैं ना असाइनमेंट। सो ऑफिस में जब आप जाओगे तो ऐसा चौक मत जाना, कोई बोलेगा आपको भाई मैं एंगेजमेंट पे जा रहा हूं, तो आप सोचोगे भाई किसकी एंगेजमेंट पे जा रहा, तो यार ऐसे सादे कपड़े में जा रहा है क्या एंगेजमेंट को? तैयार होके जा। एंगेजमेंट मतलब इज गोइंग ऑन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और अ टास्क। ऑडिट का एंगेजमेंट,
रिव्यू का एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट मतलब अपन क्या बोलते हैं, इट इज व्हाट द वर्क। समझा क्या बात को? सो क्या लिखा हुआ है यहां पे, एंगेजमेंट मीन्स देर इज एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, we have arranged something, now it is what, engaged, we are occupied, now we are arranged to do something. In context of auditing, it is a formal agreement between the auditor and the client to provide the auditing services which takes shape in the form of engagement letter. Agreement मतलब पता है आपको क्या है? Offer, acceptance of offer becomes an agreement. When that agreement is enforceable by law, it becomes a contract. तो यहां पे क्या होता है, पहले क्लाइंट आता है, वो ऑफर करता है, फिर हम लोग वो ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं अपन, एंगेजमेंट, तो वो अग्रीमेंट हो गया। समझ में आया? बट उसको लिख के रखना पड़ेगा ना कहीं, तो इट टेक्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एंगेजमेंट लेटर। अ क्विक, क्या बोलते हैं उसको, बाइट अबाउट दिस एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर कौन बनाता है? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन है, तुम लोग पढ़ाई करे थे ना, एग्जाम दिए हो ना ऑडिट की, अभी खाएगा या बाद में खाएगा? कौन बनाएगा एंगेजमेंट लेटर? ऑडिटर बनाएगा। एंगेजमेंट लेटर विल बी प्रिपेयर्ड बाय हूं? ऑडिटर। समझा? क्योंकि ऑडिट में क्या काम होना है और क्या नहीं होना है, ये कौन जानता है? ऑडिटर जानता है ना। इसको एक्नॉलेज कौन करेगा? क्लाइंट। बनाएगा ऑडिटर, एक्नॉलेज कौन करेगा? क्लाइंट। दूसरा, अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा? क्लाइंट देगा। मैं थोड़ी अपने आप को अपॉइंट कर सकता हूं, चलो आज से आई हियर बाय अपॉइंट माई सेल्फ एज द ऑडिटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नहीं हो पाएगा ना ये। पहले वो अपॉइंट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एंगेजमेंट लेटर की। ओके आप अपॉइंट कर रहे हो हमें, तो ठीक है, अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करते हैं, बट उस एक्सेप्टेंस में पहले हम लोग ये काम करेंगे, वो आप अग्री करते हो तो बोलो, नहीं तो रहने दो फिर। समझा बात को? सो ये एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट लेटर वर्सेस एंगेजमेंट लेटर। क्लियर है एकदम? एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर बाय लॉ हमें कोई भी ऑडिट करने के लिए बोला जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। दो टाइप के एंगेजमेंट होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में लग रहा है कि कुछ काम जो है ना भाई बराबर से नहीं हो रहा है, जो मिडिल लेवल के लोग हैं वो पॉलिसीज को बराबर से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है कि इधर जो है ना ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर ये जो है ये मिडिल लेवल है, और ये जो है ये बॉटम लेवल है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स बनाए। कंट्रोल्स को क्या किया इन्होंने, फॉर्म्युलेट किया। इधर इन्होंने क्या किया, इसको इंप्लीमेंट किया, और इधर ये लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं बॉटम के। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को ना भाई चिंता सताई जा रही है कि यार ये जो मैंने इतने बढ़िया कंट्रोल जो बनाए हैं, क्या ये सही से इंप्लीमेंट और सही से एग्जीक्यूट होंगे क्या? तो बोले टेंशन का को ले रहा, जाके चेक करना। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलता है कि मेरे पास इतना ही टाइम है क्या, मेरे को बिजनेस को ग्रो करने का है, मेरे को बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाने का है। समझा क्या बात को? तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, मैं मैनेजमेंट दिमाग लगाता हूं और सोचता हूं एक काम करता हूं भाई, मेरे लिए ना एक व्यक्ति अपॉइंट कर देता हूं जो मेरे लिए चेक करेगा कि ये कंट्रोल्स इंप्लीमेंट बराबर से हुए या नहीं हुए, मेरे लिए चेक करेगा ये एग्जीक्यूट बराबर से हो रहे या नहीं हो रहे, और अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो मुझे वो सजेशंस भी दे देगा वो। तो ही इज वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट, ही इज द पर्सन ऑफ मैनेजमेंट एंड ही विल बी रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। मतलब ये तो अपना अंदर वाला हो गया ना, ये तो घर वाला हो गया ना ये तो इस एंगेजमेंट को क्या नाम देंगे, इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। समझ में आया आपको?
बट अभी वापस से आप समझिए कि इधर जो है ना, ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, कौन इधर, फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ जी बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, इतना मस्त तो उन्होंने ना फाइनेंस एक्ट बनाया, अभी बनेंगे ना, फाइनेंस बिल आएगा, फिर एक्ट होएगा उसको, वो बोला भाई ऐसे जो है ना, ऐसे ऐसे लोगों को इतना टैक्स इनकम होगा तो इतना टैक्स भरने का, ये एग्जेम्पशन, ये डिडक्शन, ऐसा बहुत भारी बनाया। बट इनको जो है ना फिर से एक है ना मन में डाउट है, एक संदेह है मन में कि ये यार इतना बढ़िया एक्ट बनाया, बट लोग ईमानदारी से उतना टैक्स भरेंगे कि नहीं भरेंगे। अब दीदी को तो डाउट आया ना कि वो लोग बराबर से टैक्स भरेंगे या नहीं भरेंगे, तो इन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं भाई, मैं तो घर घर जाके चेक नहीं कर सकती कि लोग कितना इनकम कमा रहे और टैक्स बराबर से पे कर रहे कि नहीं, तो इन्होंने इसके अंदर सेक्शन 44A भी घुसेड़ दिया। क्या बोला कि जो जिन्हें ये सेक्शन एप्लीकेबल है उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने एक ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए और ऑडिट करवाना चाहिए। समझा क्या बात को? अब मेरी इच्छा थी ऑडिट कराने की, नहीं मेरी इच्छा थी ऑडिट कराने की नहीं, बट मेरा वो प्रिस्क्राइब टर्नओवर एक्सीड हो गया, उस वजह से क्या हो गया भाई, मेरे को ऑडिट करवाना पड़ रहा है। अब मैं जबरदस्ती ऑडिट करवा रहा हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं ऑडिट कराने की, जबरदस्ती ऑडिटर को फीस पे कर रहा हूं मैं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बट मेरे को करवाना पड़ रहा है, मजबूरी है। ये किसने मजबूरी लगाई, मैं इंटरनली मैं खुद करवाना चाह रहा हूं या बाहर से कोई फोर्स कर रहा है मेरे को, बाहर से। इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल ऑडिट। कंपनीज एक्ट बनाया भाई, कंपनीज एक्ट के सारे इतने रूल्स का कंप्लायंसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या कंपनीज का भी ऑडिट होता है क्या, बराबर है कि नहीं? तो ये जो आप देख रहे हो, इस एंगेजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, बराबर है। और इससे हम लोग जो यूजर्स है, बाहर वाले जो लोग है ना, अंदर वालों के लिए नहीं, जो बाहर लोग है ना, उनका अश्योरेंस बढ़ाने के लिए यह कराया जाता है। समझा क्या बात को? कंपनीज एक्ट में ऑडिट क्यों होता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है उनको पता चले कि काम बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा। इनकम टैक्स में ऑडिट क्यों हो रहा है, जो गवर्नमेंट है उनको पता चले कि टैक्स बराबर से पे कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये काम हम लोग बाहर वालों के लिए कर रहे हैं, इसीलिए इस एंगेजमेंट को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, बिकॉज इट इज परफॉर्म टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स विच आर आउटसाइड द एंटिटी। उनको फोकस में रख के किया गया है। समझ में आएगा आपको? इंटरनल में क्या मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं हम लोग, मैनेजमेंट का भरोसा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो प्राइमरी पर्पस क्या है, मैनेजमेंट, तो इसके लिए उसको बोलते हैं ये अंदर वालों के लिए काम हो रहा है। ये एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों का भरोसा बढ़ाने के लिए। समझ में आया आपको? क्या लिखा है, पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सच एंगेजमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, और फिर एग्जाम्पल दिया इन केस ऑफ कंपनीज। समझा गया? ये वाला जो पॉइंट है, ऑडिट इज मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी, कुछ कंपनीज के लिए कल हम लोग ने डिस्कस किया था ना इसको। कुछ कंपनीज आर टू बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द ऑडिट बाय लॉ एंड सम डू इट व्हाट, वॉलेंटरी। कल बात करी थी ना मैंडेटरी वर्सेस वॉलेंटरी की, तो ये है ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। ओके, बोलो ना ओके। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हु अपॉइंट द ऑडिटर डिपेंड्स अपॉन कौन सी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं। गवर्नमेंट है तो CNDG, गवर्नमेंट कंपनी है, अब समझो, सॉरी, गवर्नमेंट है तो CNDG ऑडिट करता है। गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। समझा गया? गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन है, CA, बट उसको कौन अपॉइंट करता है, CNDG। समझा गया? नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं अलग अलग लोगों द्वारा। क्लियर है एकदम? और किसको रिपोर्ट करते हैं, जिसने अपॉइंट किया उसको। सही है एकदम? खत्म हो गया। एक क्वेश्चन बाकी है बस, वो है बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। वो आएंगे और हम लोग कल उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद
हम लोग कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। ठीक है, बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर नंबर 11 मॉड्यूल 2 में है। तो जो भी आज बुक्स लेंगे वो क्या करेंगे, कल मॉड्यूल 2 लेके आएंगे। नहीं तो इमोशनल होके आप मॉड्यूल 1 लेके आ जाओगे, फिर वापस यार सर फायदा ही नहीं हुआ कुछ। ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।